मेरे प्यारे से स्टूडेंटों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का दिशाओं का पर दिल खोल कर स्वागत है। प्यारे बच्चों, कहते हैं ना कि जो जो मेहनत करेगा वो मुकाबला जीत कर जाएगा। तो आपके सामने आज हम लोग आ चुके हैं और प्यारे बच्चों सभी को बेसब्री से इंतजार था कि महोदय चैप्टर नंबर 6 का हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मैंने बोला भाई साहब ध्यान से देखो, अगर चैप्टर नंबर 6 के ऑब्जेक्टिव को हम लोग करने जाते हैं तो टाइम हमारा 1 घंटा लगता है। तो फिर से मुझे कल ये क्लासेस अलग से लगानी पड़ेगी जब हम लोग केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर को एक बार देखेंगे। तो उससे अच्छा ये हुआ कि प्यारे बच्चों एक ही क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को, ना ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चंस को मेरे बच्चे एक ही बार हम लोग अच्छे से देख लेंगे। तो जल्दी से आप सब लोग लाइव आ जाइए और आप मुझे बताइए कि आप मुझे सुन पा रहे हो, यस और नो। मेरे बच्चे जल्दी बताओ, क्या सुन पा रहे हो, है ना। तो हम लोग कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले हम गणेश जी से पहले बच्चों आशीर्वाद लेते हैं। श्री गणेशाय नमः, आशीर्वाद है गणेश जी से। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और पूरी तरह से हम लोग केमिस्ट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको देखने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद पहले बच्चों केमिस्ट्री हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या है, अगर हम लोग केमिस्ट्री समाप्त कर लेते हैं तो ठीक है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि आज का ये मुकाबला, आज का ये जो मुकाबला है और आपके सामने ये मेडल है, देखते हैं ये मेडल किसके पास जाता है और ये आज का मुकाबला मेरे बच्चे कौन जीतता है। तो कौन जीतने वाला आज का मुकाबला, जल्दी से बताओ। मैंने आप लोगों को पहले ही होमवर्क दे दिया था, आप लोगों को पहले ही हमने होमवर्क दे दिया था। आज आप लोग खुद को टेस्ट करने वाले हो, खुद को जांचने वाले हो कि आप कितने ज्यादा तैयारी आप लोग केमिस्ट्री को कर चुके हो। प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं आगे मेरे बच्चे, ये वाला फील है कि मंजिल पर, है ना, मंजिल पर चलना भी है और जाकर के मंजिल को पाना भी है। तो ये वाला फील आज आपके अंदर आना चाहिए। नेक्स्ट है मेरे बच्चे कि या, है ना, आज अगर आप सभी प्रश्नों का ईमानदारी से टेस्ट दे देते हैं तो आपके अंदर ये वाला जोश भरने वाला कि वाओ हमने कर दिखाया, वाओ वाला निकलने वाला है ना, दिस लाइक वाओ, ठीक है ना। अगर आप लोग ऐसा कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों पूरी तैयारी के साथ आप लोग रहिएगा और बहुत फास्ट में आंसर दीजिएगा। प्यारे बच्चों कहते हैं कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है, ठीक है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर देखो, आप पेटी बांध रहा है एक बच्चा, क्या ना, जूते का वो ना होता है ना, वो रस्सी वो बांध रहा है ताकि दौड़ में बहुत अच्छे से चल सके। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए बहुत अच्छे तरीके से मेरे बच्चे, बहुत स्पीड में। और केमिस्ट्री का एक साथ होने वाला है 300 प्रश्न, ठीक है। 300 प्रश्न को देख करके बच्चे बहुत खुश हो गए होंगे कि महोदय 265 प्रश्न तो हम लोगों को आप दिए थे और पूछने वाले हैं 300 प्रश्न। कहने का अर्थ ये हुआ कि वहां पर बहुत सारी चीजें हम लोग और ऐड कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो 300 प्रश्न देखने वाले। बोर्ड एग्जाम स्पेशल, क्या आप लोग बोर्ड एग्जाम 2024 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले, मैट्रिक का हाथ उठाओ, यस और नो। यस, सभी बच्चों का जवाब है कि महोदय हाँ हम बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं वर्ष 2024 में। और बच्चों ये जो हमारी क्लास है ये बोर्ड एग्जाम स्पेशल है ना, दिस लाइक वाओ, है ना ठीक है। तो बच्चों फुल केमिस्ट्री ऑल चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार में नस्तेनाबूद करने वाले हैं। और बच्चों हम कह सकते हैं नगीना डांस होने वाला है, आज नगीना डांस, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप लोग पहले से पढ़कर रखे हो, ठीक है ना। आ जाओ। अब बच्चों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं इस क्लास को शेयर करने के लिए, ठीक है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है इस क्लास को आप शेयर करेंगे जितना ज्यादा हो सके, कम से कम मिनिमम मेरे बच्चे 3000 बच्चे इस क्लास में जुड़ने चाहिए किसी भी हाल में। तो सब लोग इस क्लास को शेयर करेंगे बहुत स्पीड में, जल्दी से आपको मिलता है समय। आप हो गया सर, आपको शेयर हो गया, है ना। आपको समय मिलता है मेरे बच्चे 30 सेकंड इस क्लास को शेयर करने का। जितना जल्दी आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं बहुत तेजी में सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, हर जगह शेयर करेंगे। और मेरे बच्चे कहते हैं इसका पीडीएफ है ना, आज का मोटिवेशन सुन लीजिए ध्यान से। आज का मोटिवेशन है मेरे बच्चे, क्लास शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन है इंतजार मत करो। कहते हैं नीचे वो चला दीजिए स्क्रोलिंग, है ना। कहते हैं मेरे बच्चे आज का मोटिवेशन सुनते हैं, आज का मोटिवेशन बहुत तगड़ा लेवल का है। कहते हैं बच्चों इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है, इसलिए इंतजार मत करो। ये मत सोचो कि अगले महीने से पढ़ेंगे, फिर ये मत बोलो कि और अगले महीने से पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस आज से पढ़ना है, बस ये ठान लो आज से बच्चों। एक बार अपना सपना सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या टारगेट रखा था, क्या लक्ष्य रखा था। बच्चों हर एक बच्चे का एक लक्ष्य होता है और हमारा भी एक लक्ष्य था कि भैया हमारा नंबर ड्रीम 450+। इस लक्ष्य से अगर आप भागेंगे तो मैं आपके रास्ते पर खड़ा होऊंगा और बोलूंगा बच्चों ये क्या कर रहे हो आप। आपने मुझसे वादा किया था कि महोदय 450+ नंबर लाना है। आज भी इस लक्ष्य पर कौन कौन बच्चा
स्टडी के हाथ उठाएंगे। बच्चों साइंस ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने वाला है। बच्चों मैथ हम लोग लगभग खत्म कर चुके हैं, एसएसटी के पोर्शन लगभग खत्म हो रहे हैं, हिंदी का बुक अभी चालू है, संस्कृत का बुक खत्म हो चुका है। तो सिलेबस पर हम लोगों ने ऐसा वार किया है, ऐसा वार किया है कि बच्चों हम लोग बहुत पहले सिलेबस खत्म कर चुके हैं। तो अभी भी जो बच्चे अपने 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 सपने पर जी रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि महोदय हमारा 450 प्लस है, 460 प्लस है, अभी भी आपको इस लक्ष्य से नहीं पीछे हटना है। और बच्चों क्लास को शेयर कीजिए बहुत जल्दी, जितना ज्यादा शेयर हो सके क्लास को शेयर कीजिए, हर जगह स्टेटस पर हर जगह लगा दीजिए कि आज बच्चों तांडव होने वाला है दिशा क्लासेस पर। और आज बच्चों हम लोग 300 प्लस प्रश्नों का जवाब आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोगों के मन में सवाल आते होंगे, नए बच्चे बहुत सारे हैं कि महोदय इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा, इसका नोट्स किस बैच में मिलेगा। तो मेरे बच्चे ड्रीम 450 प्लस बैच में ही आपको पता है कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर सिर्फ एक ही बैच आता है और उसी बैच में आपको 10th क्लास के ऑल पीडीएफ्स मिलते हैं, चाहे क्रैश कोर्स का हो चाहे नोट्स हो। बच्चों देखो मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आप लोगों को कहता हूं कि जो भी बच्चे दिशा ऑनलाइन क्लासेस को अपना आदर्श मानते हैं, दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ते हैं, उसके पास नोट्स होना बहुत जरूरी है। और बच्चों सारे चैप्टर के नोट्स बहुत जल्दी जल्दी आपको मिल रहे हैं, जो चैप्टर हम नहीं पढ़ाए हैं वो नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो मेरे बच्चे क्योंकि वो बहुत है ना, तो आप सभी लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो आपके पास होना चाहिए ड्रीम 450 प्लस बैच। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसके पास है ये बैच? नहीं है मेरे बच्चे, तो ये नंबर है, इसको नोट कर लीजिए, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा और एप्लीकेशन पर आपको कोर्स मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहां जाकर के मात्र 499 में बिहार के सबसे बेहतरीन प्यारे बच्चों तैयारी कीजिए उस एप्लीकेशन से, उस वहां से नोट्स पढ़िए। स्टार्ट करें? यस महोदय स्टार्ट करते हैं। यस 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हो गया आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को, मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा मैं, तो सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो आज होगा मां का सपना पूरा। और अभी से लेकर बच्चों अगले 90 मिनट तक बच्चों सिर्फ आप लोगों के जवाब आएंगे और प्यारे बच्चों बहुत तेजी में। आइए स्टार्ट करते हैं, सभी के जवाब आना स्टार्ट हो चुका है। मेरे बच्चे पहले ये बताओ कि हमारे बुक में अगर हम बात करते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में मेरे बच्चे एग्जाम में अगर 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो वहां केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन होंगे? तो मेरे बच्चे 80 में से केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन 27 होंगे। तो आज जो है 27 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 27 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होंगे। और मेरे बच्चे अगर 27 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होंगे तो आज की क्लास से कितने होंगे? आज की क्लास से मिनिमम 20 प्लस, तो 20 प्लस नंबर का ये क्लास है। याद रखना, जो बच्चे लाइव नहीं देख रहे हैं उसको पता होना चाहिए, रिकॉर्डेड देखेंगे तो ये 20 नंबर, अगर 80 में से 3 सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन आज की क्लास से रहेंगे। तो इस क्लास को बहुत तगड़े लेवल पर, बहुत अच्छे लेवल से देखना है। सब लोग जिन्होंने भी अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए फटाफट से। स्टार्ट करें मेरे बच्चों, बोलो यस और नो। यस महोदय, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन, जवाब देने वाले तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत तगड़ा लेवल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो बच्चों वो कहलाते हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुछ बच्चे हैं, रोशन कुमार, निरंजन कुमार, अजीत कुमार, अजय कुमार, मनीष कुमार, पुष्पा कुमारी है, नीरज कुमार है, अमन है, लकी है, बहुत बढ़िया। तो ना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम इसे कहते हैं, जो भाग लेते हैं हम उसे कहते हैं अभिकारक। जो भाग लेते हैं हम उसे अभिकारक कहते हैं। और मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं हम उसे क्या कहते हैं? तो मेरे बच्चे जो बनते हैं हम उसे प्रतिफल कहते हैं। जो बनते हैं हम उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। एग्जाम में वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं रासायनिक समीकरण से। तो आंसर लिखेंगे मेरे बच्चे कि रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं चौथे में। क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण में तीर क्या दर्शाता है? तीर आपने बहुत बार देखा होगा कि हम लोग जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो एक तीर आता है बीच में। तीर किस लिए होता है? बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है तीर। तो बच्चों अगर जैसे हम लिखते हैं कि C प्लस में O2 से बना CO2, तो तीर किसको दर्शाता है? तीर ये दर्शाता है अभिक्रिया की दिशा। ये दर्शाता है मेरे बच्चे अभिक्रिया की दिशा, कि किस दिशा में अभिक्रिया हुई है। तो कहना बच्चों तीर दर्शाता है अभिक्रिया की दिशा, अभिक्रिया की दिशा। अगला सवाल पूछा जाएगा कि वैसे अभिक्रिया जिसमें दोनों और वैसे रासायनिक अभिक्रिया नहीं, वैसे रासायनिक समीकरण होगा बच्चों, माफ कीजिएगा, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं?
जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें समान होता है हम उसे कहते हैं संतुलित, हम उसे कहते हैं संतुलित, हम उसे कहते हैं संतुलित। अगला क्वेश्चन है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक मिलकर के एक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? जब दो मिलकर के एक बनाए तो हम इसे संयोजन कहते हैं, हम इसे संयोजन कहते हैं। मेरे बच्चे एक सवाल है आपसे सवाल है कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो जवाब आना चाहिए बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। जो असंतुलित होता है, जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसका नाम बताइए। असंतुलित रासायनिक समीकरण का नया नाम बताइए बच्चों, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम होता है कंकाली। क्या होता है? कंकाली भी कहते हैं, हम इसे कंकाली भी कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने पेश है बच्चों, सवाल पढ़िएगा। कहते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है कहलाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों अगर बड़ा यौगिक है ए और वो दो में बी प्लस सी में टूट जाता है, तो जब बच्चों बड़ा यौगिक टूटता है तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं वियोजन, हम इसे कहते हैं वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है हम उसे कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या बच्चों इसी को उपचयन भी कहा जाता है, ऑक्सीकरण या उपचयन। अगला सवाल है, हाइड्रोजन के संयोग से होने वाले अभिक्रिया को कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे बच्चों ऑक्सीकरण नहीं अवकरण, क्या कहते हैं? अवकरण या बच्चों अवकरण या अपचयन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो मेरे बच्चे लिखिएगा कि भोजन का पचना कौन सा है? तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन है, उपचयन है मेरे बच्चे। और अगर आपसे पूछा जाए कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? तो श्वसन में ऊष्मा निकलता है, तो श्वसन बच्चों ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, याद रखिएगा। श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है? साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना पूछा जाएगा तो कहना साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, यह भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अगला सवाल आपके सामने, आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया, जो आयनों के आदान प्रदान से होती है अभिक्रिया हम उसे कहते हैं द्विविस्थापन। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन कहते हैं। अगला सवाल है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है कहलाता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, पृथक करता है, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं विस्थापन, हम उसे विस्थापन मेरे बच्चे, या हम इसे एकल विस्थापन कहते हैं। बिना नोट्स देखे आंसर दीजिए पूरी ईमानदारी से। कितने ऐसे बच्चे हैं जो पूरी ईमानदारी से आंसर दे रहे हैं? अगला, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं क्या कहलाता है? अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाए तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने आता है, भोजन का पचना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भोजन का पचना उपचयन, उपचयन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन बच्चों ऊष्मा क्षेपी, श्वसन ऊष्माक्षेपी है। अगला सवाल है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये भी बच्चों ऊष्माक्षेपी है, ये भी ऊष्माक्षेपी है। याद रखिएगा आपके एग्जाम में वर्ष 2024 में यहां से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। इन तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है। आंख खोल करके देखें, आंखें फाड़ के आंख खोल करके अच्छे से देख लीजिए। इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा 2024 में, मेरी गारंटी है आपको। अगला सवाल लगाते हैं, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला को है ना, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? बिना ज्वाला का जलता है कौन सा पदार्थ? तो बच्चों बिना ज्वाला का कौन जलता है? तो कोयला बिना ज्वाला का जलता है। अगला सवाल है, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। तो मेरे बच्चे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है।
भूरा होता है। अगला सवाल है चीनी का रासायनिक सूत्र, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका आंसर, मैं नहीं बताऊंगा। अगला सवाल है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक का H2SO4 होता है, H2SO4 है। चीनी का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला सवाल है बच्चों FeCuSO4 से FeSO4 प्लस Cu हो जाता है। आप देखेंगे कि जो आयरन है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो बच्चों कॉपर को ये विस्थापित कर देता है ना, इसलिए बच्चों ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन कहिए या बच्चों हम इसे एकल विस्थापन कह सकते हैं। अगला सवाल लगाते हैं, समीकरण को देखकर बताइए कैसी अभिक्रिया है। आप कहेंगे महोदय ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो हम उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो बच्चों यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, आप कह सकते हैं ऑक्सीकरण। अगला सवाल लगाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का संयोग होना मेरे बच्चे ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला सवाल है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना, ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का ह्रास होना मेरे बच्चे अनॉक्सीकरण कह सकते हैं, अनॉक्सीकरण कह सकते हैं, या बच्चों आप अपचयन कह सकते हैं, अपचयन कह सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है Na2SO4 से बना BaCl2 है, दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है। आप कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये स्थान ना, ये बच्चों स्थान परिवर्तन कर रहा है, यानी कि Na जो है ना, सोडियम पहले सल्फर ना, सल्फर के साथ में था, अब सोडियम बच्चों किसके साथ है? सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ है। तो बच्चों जब आयनों का आदान प्रदान हो तो हम इसे कहते हैं द्विविस्थापन, हम इसे कहते हैं द्विविस्थापन। अगला सवाल आपके सामने है, इसको देखकर बताइए क्या हाल है। आप देखकर बता देंगे कि सर यहां पर देखिए कॉपर का विस्थापन हो रहा है। कॉपर जो है बच्चों, कॉपर जो है वो सल्फर से अलग हो रहा है, कॉपर का विस्थापन हो रहा है। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका नाम क्या हो सकता है। अगला बच्चों देखेंगे तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर का ना, कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का मेरे बच्चे, कॉपर से ऑक्सीजन छीना जा रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है और हाइड्रोजन में आ रहा है। तो बच्चों किसी यहां पर दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं, यहां पर ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया दोनों हो रही है। कॉपर का बच्चों, कॉपर है ना, कॉपर का अवकरण हो रहा है जबकि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। जब दोनों क्रिया साथ साथ हो तो हम इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला सवाल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक बड़ा यौगिक है जो दो सरल यौगिकों में टूट रहा है। जब बड़ा यौगिक दो सरल में टूट जाए तो हम इसे क्या कहते हैं? तो हम इसे कहते हैं बच्चों, हम इसे कहते हैं वियोजन, हम इसे कहते हैं वियोजन। अगला सवाल आपके सामने है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाने का एक ही रीजन है, वो है बच्चों प्रकाश संश्लेषण। क्या प्रकाश संश्लेषण? अगला सवाल है, आप CaO के साथ में H2O को जोड़ करके एक बना दिए, यानी कि दो मिलकर के एक बनाए, तो इसे क्या कहते हैं? जब दो मिलकर के एक बने तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों इस अभिक्रिया को हम कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल लगता है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो हाइड्रोजन कितना है देख लीजिए, हाइड्रोजन यहां पर देखेंगे तो 2 है और ऑक्सीजन यहां पर 1 है, तो बच्चों रेशियो होगा 2:1, 2:1 आंसर होगा। अगला सवाल लगाते हैं, 30वां नंबर सवाल है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? बहुत सवाल ना, बहुत ही तगड़ा सवाल है हमारा कि सिल्वर आयोडाइड जो होता है उसका रंग कैसा होता है। तो मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो प्यारे बच्चे सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? सबको पता है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अगला सवाल है, अम्ल नीले को क्या कर देता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या बना देता है? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है। अगला सवाल आपके सामने है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? याद रखिएगा 2024 के लिए लिख लीजिए क्वेश्चन को, 2024 के लिए लिख लीजिएगा कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस देता है? तो धातु से अभिक्रिया करके बच्चों हाइड्रोजन गैस देता है। जल में घुल है ना, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है कौन? जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन कौन देता है? तो जल में घुलकर H+ आयन कौन देगा? तो अम्ल देता है बच्चों। अगला सवाल है, नींबू तथा संतरा में पाया जाता है, नींबू और संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल। इमली में क्या होता है? इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल मेरे बच्चे पूछा है, दही में कौन सा अम्ल है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग कि दही में कौन सा अम्ल है। टमाटर में कौन सा अम्ल है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है। बस दिमाग से पूछिए, क्या जवाब मिल रहा है? लाल चींटी में कौन सा अम्ल है? तो फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल, जिसको हम लोग बच्चों मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। अगला सवाल है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल इसका नाम है, मेथेनोइक अम्ल इसका नाम है। बच्चों दही में कौन सा अम्ल है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे
हैं सब लोग। अगला सवाल लगाते हैं, एसिटिक अम्ल का आयुपेशीय नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का नाम है ना, एसिटिक अम्ल का आयुपेशीय नाम क्या है? तो बच्चों है ना एथेनोइक, क्या नाम है? एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल इसका नाम है बच्चों आयुपेशीय। अगला सवाल है, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है कौन? लाल को नीला कौन बनाता है? लाल को नीला कौन बनाता है? मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कहते हैं कि लाल को नीला बनाने का काम किसका है? क्षार का है, क्षार का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल है बच्चे कि क्षार का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अपच का उपचार किससे किया जाता है? तो बच्चे अपच का उपचार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि अपच का उपचार किससे होता है? तो एंटासिड से। किससे होता है ना? एंटासिड से। अपच का उपचार एंटासिड से किया जाता है। हमारे शरीर की मांसपेशियों में किस अम्ल के जमने के कारण थकान महसूस होता है? किस अम्ल के जमने के कारण हमारे शरीर की मांसपेशियों में थकान महसूस होता है? तो बच्चों कहते हैं कि लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल के कारण ऐसा होता है। अगला सवाल लगाते हैं, अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है? 5.6 से कम होता है कि नहीं? अगला, शुद्ध जल का पीएच मान कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चूना जल का पीएच मान पूछा है आपसे कि चूना जल का पीएच वैल्यू कितना होता है? चूना, हाँ, चूना जल का पीएच किसका? सिर्फ इसी को, और आगे बोला जल्दी कीजिए ना। चूना जल का होता है 11.0। चूना जल का पीएच मान मेरे बच्चे 11.0 होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल लगाते हैं, जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। जो भस्म जल में घुल जाए उसे क्या कहते हैं? जो है ना, जो घुलन है ना, जल में घुलनशील भस्म को, जल में घुलनशील भस्म को ही क्षार कहते हैं। अगला, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? तो मेरे बच्चे सोडियम सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है, भस्मीय होता है या क्षारीय होता है? तो बच्चों कहते हैं कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? तो उदासीन होता है, उदासीन होता है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन। अगला, उदासीन विलयन का पीएच मान कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो मेरे बच्चे उदासीन विलयन का अगर पीएच मान देखें तो वो 7.0। कितना होता है? 7.0। तो मेरे बच्चे ये बताओ, 50 क्वेश्चन लगभग आपने लगा लिए, आपको ये 52 क्वेश्चन में से कितने याद हैं? बताओ, जल्दी से बताओ। ये जो 52 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे, ईमानदारी से बताना कि 52 में से आपको कितना याद है। जल्दी से ईमानदारी से बताइएगा कि 52 क्वेश्चन में से आपको कितना याद है। बहुत तेजी में, बहुत तेजी में, ठीक है। और बच्चे मैं सोच रहा हूं ये खत्म हो जाए। अब देखो क्या होता है, और क्लास को ना आप सभी लोग बहुत ज्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों में। ये जो एफर्ट है बच्चों 300 प्लस क्वेश्चन करवाने की, इस एफर्ट में आप लोगों का भी सहयोग चाहिए महाराज, है ना। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी पूरा याद है, पूरा 52 में से 52 याद है। हाँ, पूरा रट लेना है किसी भी हाल में। मैंने पूरा पढ़ा लिया है, जो पूरा कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए, रट उठ के पूरा याद कर लो अच्छे से, ठीक है। और हाँ बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास को लाइक जरूर करना। अब अगली बार हम रुकेंगे 100 नंबर पर, अगली बार हम 100 नंबर पर रुकेंगे। जब 100 नंबर हो जाएगा तो स्टार्ट करें। यस महोदय। अच्छा रुक जाओ, मैं थोड़ा सा देखता हूँ नया वाला। शायद सूरज कह रहा है कि सर मैंने भेजा नया वाला, तो नया वाला में थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो लो भाई, नया वाला हम लेते हैं, दोस्त फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा होगा मेरे ख्याल से। तो लो, नया वाला में फॉन्ट बड़ा होगा, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। तो चलो नया वाला में देखते हैं क्या फॉन्ट बड़ा है सच में। वो थोड़ा सा मुझे छोटा छोटा फॉन्ट लग रहा था देखने में, ठीक है। 52 नंबर तक हो गया है। यस महोदय, 53 नंबर तक हम लोगों को देखना था, 53 नंबर। यस, आ जाओ। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है ना, बड़ा दिख रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अब ये 53 नंबर से हो जाएगा हमारे पास। ये है 53 नंबर बच्चों। पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है कि, है ना, कि बेकिंग पाउडर का, है ना, डायरेक्ट 53 में ही लिखा है क्या? 53 में क्या लिखा था? हाँ ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। सर बायोलॉजी कब करवाइएगा? एक बच्चा गुस्सा कर रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सिर्फ बायोलॉजी में बचा है मेरे बच्चे? हाँ, अजीब हाल है। बायोलॉजी कब करवाइएगा? आपको गुस्सा वाला इमोजी भेज रहे हैं आपके, मतलब तो बच्चों हम शिक्षक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके गुलाम हैं, आप जब चाहोगे कुछ भी बोलोगे। क्या लगता है आपको? मैं नहीं सोचता आपके विषय में। आपको क्या लगता है कि मैं नहीं सोचता आपके विषय में? सिर्फ आप ही सोचते हो अपने विषय में। अजीब हाल है। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव कौन सा है? बच्चों बेकिंग सोडा जो होता है ना, जो खाने वाला होता है, NaHCO3, इसका एक अवयव है बच्चों सोडियम ना क्या बोला? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका दूसरा अवयव क्या है? तो कहते हैं बेकिंग सोडा का एक अवयव बच्चों अगर हमारे पास है ना, बेकिंग पाउडर का, माफ कीजिए, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव क्या है? दूसरा अवयव बच्चों एक अम्ल है जिसका नाम है टार्टरिक अम्ल। क्या नाम है?
टार्टरिक अम्ल इसमें मिलाया जाता है बेकिंग पाउडर में। अगला सवाल आता है कि बैटरी अम्ल का क्या है ना, बैटरी अम्ल क्या है, बैटरी अम्ल क्या है बच्चों, बैटरी अम्ल का सूत्र कौन सा है, तो बैटरी अम्ल हमारे पास है H2SO4। अगला सवाल लगाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार अगर आपस में अभिक्रिया कर ले तो मेरे बच्चे लवण बनाते हैं और प्लस में जल बनाते हैं। अगला सवाल लगाते हैं बच्चों कि बुझा हुआ चूना कौन सा है, तो CaOH का Hol2 ये बुझा हुआ चूना है। अगला NaCl क्या है, NaCl लवण है बच्चों, आपको इसका pH मान बताना है, pH मान बताना है। अगला सवाल लगाते हैं H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या है, तो हम इसे पढ़ते हैं H2SO4 जो है, H2SO4 मेरे बच्चे एक अम्ल है, एक अम्ल है। बात किया गया अगला बच्चों की प्राकृतिक सूचक कौन है, तो प्राकृतिक सूचक में आपको पता है ना कि हल्दी, हल्दी बच्चों गोभी का पत्ता जो है ये सब प्राकृतिक सूचक है। तो जो प्राकृतिक सूचक में सबसे इंपॉर्टेंट आता है हल्दी, दूसरा आता है गोभी का पत्ता, क्या आता है, गोभी का पत्ता, ये दोनों प्राकृतिक सूचक हैं। अगला सवाल लगाते हैं, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, देखो धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। सबको पता है कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगला सवाल लगाते हैं, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलेगी। अगर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का हम लोग अगर अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और प्लस में कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो पूछा गया है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी कि जिंक धातु है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, अम्ल का अगर धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला सवाल है, किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो दीवारों की सफेदी करने के लिए मेरे बच्चे किसका उपयोग करते हैं, तो दीवारों की सफेदी करने के लिए बच्चों बुझा हुआ चूना CaOH का Hol2 है ना, इसका प्रयोग करते हैं दीवारों की सफेदी करने के लिए। क्या आपको याद है बोलो हाँ। अगला सवाल आपके सामने आता है मेरे बच्चे, कहते हैं जब, ध्यान देते हैं, कहते हैं कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो इसका रंग कैसा होता है। जब ना अम्लीय हो और ना क्षारीय हो तो इसका रंग कैसा होता है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग। गुरुजी इसका रंग बैगनी हो जाता है। अगला सवाल है बच्चों कि NaOH क्या है, NaOH बच्चों क्षार है। आपसे पूछा गया इसका pH मान, देखते हैं सबसे पहले पूरे बिहार में किसका जवाब आता है। अगला सवाल आता है मेरे बच्चे कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिला देने पर घोल है ना, घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। बच्चों घोल का रंग कैसा होता है यह आपको बताना है कि बच्चों घोल का रंग कैसा हो जाता है। तो जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज को मिलाते हैं तो घोल का रंग पीला हो जाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। घोल का रंग पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। अगला सवाल लगाते हैं बच्चों कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों जिंक से अभिक्रिया करता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, आपसे ये पूछा गया क्या बनता है। तो बच्चों जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो बनता है Na2ZN2 है ना, ZNO2 बच्चों, ZNO2 और प्लस में H2, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा अच्छे से, नोट्स में दिया गया है, ये नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा है, तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो बच्चों है ना Na2ZNO2 प्लस में H2 बनता है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। जो लिटमस होता है पत्र वो किससे निकलता है, ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो ये बच्चों किस पौधे से निकलता है, तो कहते हैं ये लाइकेन के पौधे से है ना, लाइकेन के पौधे से निकलता है। अगला सवाल है बच्चों कि जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, आपने पहले भी बताया जल में घुलनशील भस्म को ही हम लोग क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। अगला सवाल आपके सामने है बच्चों कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो मैंने बताया था कि अमोनिया क्लोराइड जो होता है उसका जलीय विलयन कैसा होता है। तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय है ना, अम्लीय होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। अगला सवाल है बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल कौन सा है, जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं उसमें अम्ल कौन सा होता है। तो H2SO4, सांद्र H2SO4 होता है, सांद्र H2SO4 बैटरी के अम्ल में होता है। अगला सवाल है मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि सांद्र है ना,
माफ कीजिएगा, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग जो होता है, जो लौंग सूंघने वाला, वो किस प्रकार का सूचक होता है? तो लौंग बच्चों गंधीय सूचक होता है, याद रखिए गंधीय सूचक। एग्जाम में कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो घोल का पीएच क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2024 के लिए छापिएगा, वर्ष 2024 के लिए छाप लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई घोल नीले को लाल करता है बच्चों, नीले को लाल कौन कर सकता है? नीले को लाल कर सकता है अम्ल, और उसका पीएच मान क्या होगा? तो बच्चों अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला सवाल है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? पहले भी आप बता चुके हैं, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा बहुत तेजी से। अगला सवाल लगाते हैं, सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको पता है ना कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो मेरे बच्चे सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल। अगला सवाल लगाते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है? तो चींटी के डंक में आप सभी को पता है मेरे बच्चे कि चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। अगला सवाल है, मधुमक्खी के डंक और है ना मधुमक्खी का डंक एक अमृत नहीं बच्चों, एक है ना, एक क्या बोलता है, विष छोड़ता है, एक विष छोड़ता है जिसके कारण से दर्द और जलन अनुभव होता है। तो यह कौन सा अम्ल होता है? कौन सा अम्ल होता है मधुमक्खी के डंक में? तो मधुमक्खी के डंक में भी बच्चों सेम वही होता है, फॉर्मिक। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड ही होता है, फॉर्मिक एसिड ही होता है मधुमक्खी के डंक में भी। अगला सवाल लगाते हैं, सवाल है कि किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? किसके कारण से अम्ल वर्षा होती है? बच्चों पूछा गया किस ऑक्साइड ना, किसके कारण से अम्ल वर्षा होती है, यानी बच्चों आपको पता होना चाहिए किसके कारण से अम्ल वर्षा होती है। तो बच्चों कहते हैं अम्ल वर्षा होती है SO2 की वजह से, सल्फर ऑक्साइड की वजह से। टूथपेस्ट कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, लिखिएगा इसको कि टूथपेस्ट कैसा होता है? तो मेरे बच्चे टूथपेस्ट क्षारीय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अम्ल विलयन का पीएच मान कितना होता है बताइए? अम्ल विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो मेरे बच्चे अम्ल विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला सवाल लगाते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अगला सवाल है, हमारे शरीर का पीएच मान कितने परास के बीच काम करता है? ये दोनों में से कोई एक इस बार आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान पूछा गया है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.0, और हमारे शरीर में जो पीएच परास के बीच काम करता है वो 7.0 से 7.8 के बीच काम करता है। अगला सवाल लगाते हैं, कोई विलयन बच्चों लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा? लाल को जो नीला करेगा, ध्यान से, जो लाल को नीला करेगा उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? बच्चों लाल को नीला करने वाला जो होगा वो क्या होगा? सबसे पहले क्षार होगा, और क्षार जो होगा वो 7 से अधिक रखेगा, 7 से अधिक रखेगा। अगला सवाल लगाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है मेरे बच्चे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता था बताइए, है ना? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान पूछा गया है, जो कि हम लोग कहते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है? 10.5। क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2, भैया थोड़ा पानी लीजिएगा, MgOH का होल 2 का पीएच मान पूछा गया है तो 10.5 होना चाहिए। अगला सवाल है, दही में कौन सा अम्ल है? आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं मेरे बच्चे कि दही में कौन सा अम्ल है। अगला सवाल है, OH क्रियाशील मूलक है, ध्यान देना, OH क्रियाशील मूलक किसका है? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि OH क्रियाशील मूलक है बच्चों किसका? यह है बच्चों किसका? OH क्रियाशील मूलक किसका है? अल्कोहल का। बच्चों ये है हमारे एल्कोहल का एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है OH, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि O क्रियाशील मूलक किसका है? O क्रियाशील मूलक है बच्चों ईथर का। अगला आता है CO किसका है? ये बच्चों CO किसका है? तो ये कीटोन, माफ कीजिएगा O, ठीक है, ईथर, ठीक है, हाँ, ये बच्चों कीटोन का है। ये किसका है? कीटोन का, ये कीटोन का है। अगला CHO किसका है? CHO किसका क्रियाशील मूलक है? तो CHO कमेंट बॉक्स में छापिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, यहां से 1 नंबर पक्का है कि CHO ये बच्चों किसका क्रियाशील मूलक है? तो बच्चों CHO जो होता है ना, ध्यान देखिए, किसी किसी क्वेश्चन का ना एक से अधिक भी आंसर हो सकते हैं, तो ऐसे में ये मत बोलिए कि गलत है बच्चों, ठीक है ना। तो CHO किसका? एल्डिहाइड का है ना, CHO एल्डी है ना, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है, एल्डिहाइड का। अगला सवाल लगाते हैं, अगला सवाल है मेरे बच्चे, ध्यान से देखना कि COOH क्रियाशील मूलक किसका है? ये बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, तो बच्चों हम अम्ल का कह सकते हैं, अम्ल का कह सकते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा है, कमेंट बॉक्स में छापिएगा, एल्केन का सूत्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, एल्केन का सूत्र। अगला है
एल्कीन का। एल्केन क्या बच्चों, एल्कीन का पूछा है तो एल्कीन का CnH2n होता है। एल्काइन का सूत्र पूछा है, एल्काइन का सूत्र बच्चों क्या होता है, एक बार में CnH2n-2, ये है एल्काइन का फार्मूला, ये है एल्काइन का फार्मूला। अगला सवाल चलते हैं, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, तो एल्केन में होता है CnH2n प्लस का 2 हो जाता है। अगला सवाल लगाते हैं, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है महोदय, नीला होना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम उसको देख लेंगे एक बार, है ना। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। यस, मेरे बच्चे कहते हैं एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम पूछा, क्या पूछा है ना, कि एथिल अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनॉल, है ना। एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनॉल, क्या होता है, एथेनॉल हो जाता है। अगला सवाल है मेरे बच्चे, बेंजीन का होता है C6 और H6, C6H6 होता है, इसका आणविक द्रव्यमान पूछा जाता है एग्जाम में, किसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, इसका आणविक द्रव्यमान की बात करें मेरे बच्चों तो 78 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। CnH2n किसका, किसका सामान्य सूत्र है, CnH2n मेरे बच्चे, तो CnH2n किसका फार्मूला है, तो Cn और H2n जो ये फार्मूला है ये बच्चों किसका, ये हमारा एल्कीन का सूत्र है, ये हमारा एल्कीन का फार्मूला है। अगला सवाल लगाते हैं, प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है, प्रोपेनॉन बच्चों, नॉन लिखा है ना, प्रोपेनॉन लिखा है, आपको बताना कि प्रोपेनॉन में कौन सा है ना, तो प्रोपेनॉन में पूछा गया कि कौन सा है, तो प्रोपेनॉन में बच्चों प्रक्रियात्मक समूह होता है OH, क्या होता है, OH होता है। अगला CnH6 है ना, C6 और H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसमें आणविक द्रव्यमान कितना होगा। अगला सवाल है बच्चों, क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है, क्लोरोमीथेन का फार्मूला पूछा गया है ना, है ना। क्लोरोमीथेन का फार्मूला क्या होता है, तो क्लोरोमीथेन का होता है CH3, क्या होता है, CH3Cl बच्चों ना, CH3Cl, ये क्लोरोमीथेन का फार्मूला है ना, क्लोरोमीथेन का फार्मूला है। अगला सवाल आपके सामने लगाते हैं, कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो याद रखिएगा बच्चों एरोमेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि C6 और H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आता है। एथेनॉल का, है ना, एथेनॉल का क्रिया, है ना, क्रियाशील मूलक कौन सा है, तो एथेनॉल का बच्चों OH होता है, एथेनॉल का, ठीक है। अगला बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहते हैं, तो संतृप्त जो है, संतृप्त में कौन आते हैं, तो संतृप्त में मेरे बच्चों एल्केन आते हैं, एल्केन आते हैं संतृप्त में, संतृप्त में एल्केन आते हैं, है ना। 96 का गलत है महोदय, 96 का, 96 गलत है, एक बच्चा कह रहा है, ध्यान देते हैं, 96 का। प्रोपेनॉन का, प्रोपेनॉन में उपस्थित कौन सा है, तो बच्चों बताइए प्रोपेनॉन का, प्रोपेनॉन का उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है, तो मेरे बच्चे बताओ 96 का क्या होगा, 96 का प्रोपेनॉन पूछा गया ना, प्रोपेनॉन का OH नहीं है क्या, ठीक है, OH नहीं हो सकता ना, न्यू बच्चे हैं महोदय हम लोग, अच्छा तो नहीं पढ़े ना, प्रोपेनॉन पूछा है, कीटोन, प्रोपेनॉन, 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 है ना, प्रोपेनॉन का CO होगा महोदय, ठीक है ना। अच्छा, प्रोपेनॉन का बच्चों CO है ना, CO हो जाएगा ना, CO हो जाएगा, CO है ना, प्रोपेनॉन का CO हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बच्चों आप लोग ठीक कर लेना, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है। अब ये बताओ, अब ये 100 क्वेश्चंस हो गए, लगभग 100 क्वेश्चन में से मेरे बच्चों को कितना याद है, हाथ उठाओ जल्दी, 100 क्वेश्चन में से आपको कितना याद है, जल्दी बताओ, 100 क्वेश्चंस पूरे हो गए, आपको इनमें से कितना याद है। सर आज हिंदी होगा, हाँ बिल्कुल होगा बच्चों, 100 क्वेश्चन में से आपको कितना याद है बता दो, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं महोदय हमारा 100 में से 100 सही है, हाँ ठीक है, यस सर, याद नहीं हो सर गुरुजी, मुझे याद नहीं है 100 में से। चलो अगला सवाल आता है एक बच्चे का कि सर कल पढ़ाई फिजिक्स का ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा दीजिएगा, हाँ वो हो चुका है पहले ही,
वो पहले हो चुका है मेरे बच्चे, वो पहले हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल हमारे सामने आता है कि एथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6, इसमें सह संयोजक बंधनों की संख्या कितनी है? तो बच्चों C2 है, C2 है और हाइड्रोजन 6 हैं, तो 1 2 और 3 हाइड्रोजन यहां हो गए और यहां पर है, तो 1 और 2 और 1 3 यहां हो गए। तो मेरे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर टोटल 7 बंधन दिख रहे हैं। एल्कोहल पूछा है, में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बन सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बन सकता है। वनस्पति तेल में होते हैं, जितने भी वनस्पति तेल है ना बच्चों, तो वनस्पति तेल में क्या होते हैं पूछा गया है, तो लंबी श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना। वनस्पति तेल में लंबी श्रृंखला वाले, क्या बोलना, लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन। इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे बहुत अच्छे से याद रखना कि जो वनस्पति तेल में क्या होते हैं, वनस्पति तेल में लंबी श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला सवाल लगाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है? तो मेरे बच्चे एथेनॉल का ना, एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में हम लोग करते हैं, ये मैंने पढ़ाया था। अगला बच्चों, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है बच्चों एथेनोइक। क्या नाम है? एथेनोइक इसका IUPAC नाम है, याद रखिएगा, एथेनोइक अम्ल। अगला आता है इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? इथाइल एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से, है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। C2H5OH होता है, C2H5OH बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको किसी भी हाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यस और नो, यस महोदय, यस यस यस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने लगता है कि कार्बन पृथ्वी पर पाया जाता है, कार्बन पृथ्वी पर कितना पाया जाता है ये आपको बताना है। कार्बन पृथ्वी पर है 0.0 ना, 0.03% ना, या फिर 0.003%। तो बच्चे कार्बन जो है पृथ्वी पर कितना है? नहीं, कार्बन पृथ्वी पर है 0.02 बच्चों, 0.02% है कार्बन। अगला सवाल है कार्बन, है ना, कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? देखो पृथ्वी पर है बच्चों 0.02, लेकिन वायुमंडल में कितना है? वायुमंडल में कितना है बताओ? ठीक है, वायुमंडल में कितना है? हाँ, वायुमंडल की अगर हम बात करते हैं कि वायुमंडल में ये कितना है, तो वायुमंडल में है 0.03%। अगला सवाल आता है कि जी, है ना, कि बच्चों कि कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? तो कार्बन के हैं हीरा, हीरा हैं, ग्रेफाइड हैं, हीरा है, ग्रेफाइड हैं, फुलेरीन है, ये सब कार्बन के अपरूप हैं। अगला, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? आपको मैंने पढ़ाया था मेरे बच्चे कि जीवन शक्ति का सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो बर्जीलियस ने, है ना, बर्जीलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। मेरे बच्चे कब दिया था? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई बच्चा कि बर्जीलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत कब दिया था? कहते हैं प्रयोगशाला में बना सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बच्चों जो बना था वो क्या बना था? यूरिया बना था, यूरिया बच्चों, NH2, है ना, CONH2, ये यूरिया सबसे पहले बना था, यूरिया सबसे पहले बना था। अगला सवाल आता है कि फुलेरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? फुलेरीन की जो आकृति होती है ना बच्चे, वो होती है फुटबॉल की जैसी, है ना, फ्लोरीन में होता है फुटबॉल की जैसी। उसमें कितने कार्बन है? तो कुल 60 कार्बन है। अगला सवाल है हीरे की संरचना कैसी होती है? हीरे की संरचना मेरे बच्चे त्रिविमीय होती है, हमेशा 3D होता है, 3D होता है ना, 3 डायमेंशन। हीरे की संरचना में एक कार्बन परमाणु के साथ में कितने कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं? तो हीरे में एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े होते हैं। तो हीरे में एक कार्बन के साथ में, एक कार्बन के साथ में कितने कार्बन जुड़े होते हैं? तो एक कार्बन के साथ में 3 कार्बन और जुड़े होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल लगाते हैं बच्चों, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? कार्बन का शुद्धतम रूप पूछा गया है। तो मेरे बच्चे कार्बन का जो शुद्धतम रूप है ना, कार्बन का शुद्धतम रूप है वो फुलेरीन है। फुलेरीन को मेरे बच्चे कार्बन का शुद्धतम रूप कहा जाता है, फुलेरीन को। अगला सवाल है, फुलेरीन को कहा जाता है, फुलेरीन को बंक मिस्टर, है ना, बंक मिस्टर फुलेरीन, है ना, फुलेरीन भी कहते हैं, या बकी बॉल, या बच्चों बक्की बॉल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, कार्बन क्या है बताओ? कार्बन है बच्चों,
कार्बन क्या है? अब ये सवाल कैसा है कि कार्बन क्या है? कार्बन बच्चों ये धातु है, अधातु है, कार्बन क्या है? एक तो हम कह सकते हैं गुरुजी सर दूध उजला क्यों होता है? केसिन के कारण बच्चों, उसमें केसिन पाया जाता है इसलिए उजला होता है। कार्बन क्या है? तो कार्बन मेरे बच्चे अधातु होता है। इसकी परमाणु संख्या क्या है बताओ? कार्बन क्या है? कार्बन अधातु, परमाणु संख्या 6 है। इसकी संयोजकता कितनी है? तो संयोजकता मेरे बच्चे हम लोग निकालते हैं तो 2 और 4, तो 72 में 4 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता भी इनकी 4 होती है। अगला सवाल है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात बताइए, परमाणु संख्या का अनुपात बताइए। बच्चों कहते हैं अमोनिया के अणुसूत्र में, आप ये बताओ अमोनिया का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? अमोनिया का अणुसूत्र होता है NH3। अब सवाल ये है कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो बताना है आपको, तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा इसका रेशियो। नाइट्रोजन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 3 है, तो 1 और 3 होगा। अगला है कार्बन है, कार्बन मेरे बच्चे अधातु है, हम पहले भी बना चुके हैं। अगला सवाल है कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? कार्बन की परमाणु संख्या मेरे बच्चे 6 है, ये सबको पता है, गली मोहल्ले में सबको पता है। ईथेन के एक अणुसूत्र में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ईथेन बच्चों आपने पढ़ा होगा ना, मेथेन एथेन है ना, यहां पर बच्चों एथेन, तो मेथेन एथेन, तो एथेन होता है C2 और H6। इसमें बच्चों कितने सहसंयोजक आबंध बने बताइए? इसमें कितने सहसंयोजक आबंध बने हैं? तो मेरे बच्चे इसमें सहसंयोजक आबंध की संख्या, सहसंयोजक आबंध की संख्या कुल 7 हैं। अगला सवाल है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध बनते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में अगर हम आबंध देखते हैं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ऐसे करके बनता है आबंध। तो बच्चों हाइड्रोजन के बीच में कितने आबंध बनते हैं? तो हाइड्रोजन के बीच में एकल आबंध बनता है, एकल आबंध बनता है। और हम बात करें बच्चों की ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध बनते हैं? तो यही चीज अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में बनता है 2 आबंध। अगर बात करते हैं बच्चों नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में बनते हैं 3 आबंध। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध बनते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में 2 आबंध बनते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहां बच्चों द्वि आबंध बनते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल हाइड्रोकार्बन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो मीथेन को बच्चों सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन माना गया है। अगला ग्लूकोज के कार्बन के है ना, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ये सबको पता है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु हैं। जैसे मैं लिखता हूं ग्लूकोज का तो C6H12O6, तो कार्बन कितना है आप लोग देख चुके होंगे। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में मेरे बच्चे, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन में 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। नाइट्रोजन में 3 होते हैं, नाइट्रोजन में 3 होते हैं, हाइड्रोजन में 1 होता है, ऑक्सीजन में 2 होता है। अगला सवाल लगाते हैं बच्चों, अगला सवाल, ठीक है है ना, चलिए ठीक है। एक सेकंड बच्चों, पहले पूरा हो गया क्या? ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला। आ जाओ, एक बार में हम लोग का टाइम थोड़ा सा कम लिए थे ना, टाइम भी कम लिए हम लोग। अगला सवाल है बच्चों, नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? ये सबको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। फ्लोरीन अपरूप है किसका? फ्लोरीन अपरूप है मेरे बच्चे कार्बन का। कार्बन का सवाल ये पूछा गया है कि बच्चों कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके मेरे बच्चों क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। अगला सवाल है मेरे बच्चे कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, ये आपको आंसर बताना है। मीथेन में, तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4। अब देखें बच्चों, C यहां रखते हैं, H4, H यहां पर देते हैं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कितने बंधन, 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसकी संख्या कुल 4 है। अगला सवाल लगाते हैं बच्चों, सॉरी ठीक है, सॉरी बच्चों। नेक्स्ट अगला सवाल हमारे सामने आता है, किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं बताओ?
किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? अब ये बिना ऑप्शन से नहीं बन सकता है। पहला आपके सामने सवाल है, पहला है मेरे बच्चे 3 किस में होता है? तो पहला है CN, ऑप्शन दिया रहेगा CnH2n+2 में, ऑप्शन बी दिया रहेगा CnH2n में, ऑप्शन सी दिया रहेगा CnH2n-2 में, है ना, -2 में, ऐसे दिया रहता है। तो बच्चों 3 आबंध जो बनते हैं किस में बनते हैं? वो बनते हैं CnH2n-2 में, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बनेगा, बिना ऑप्शन के नहीं बनेगा। सबसे कठोर प्रकृति में पदार्थ कौन सा है बताओ? सबसे कठोर कौन सा है? हाँ, सबसे कठोर कौन सा है? हाँ, या फिर ऐसे होगा ना CH3, है ना, 3 दूना 6, C3H4 ऐसा करके कुछ दिया रहेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, ठीक है। कहते हैं सबसे कठोर कौन सा है? सबसे कठोर बच्चों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो कहते हैं हीरा सबसे कठोर है। अगला सवाल है बच्चों की C6 फुलेरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसे होती है? बिना ऑप्शन का ये सवाल लगाना है। फुलेरीन की आकृति किसके जैसे होती है? तो कहते हैं भैया इसकी आकृति फुटबॉल के जैसी होती है। अगला सवाल लगाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। ये सबको पता है, लेकिन देखने सबसे पहला किसका जवाब आता है बहुत तेजी में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा है, किसका जवाब सबसे पहले आता है? ठीक है, तो बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कहते हैं गुरुजी CaSO4 और ½ H2O, ये होता है फार्मूला। मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, धोबिया CaSO4 इंटू 10H2, ना सॉरी CaSO4 क्यों है यहाँ पर बच्चों, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये है धोबिया सोडा का फार्मूला। अगला सवाल है बच्चों कि K2SO4 क्या है? K2SO4 ना लवण है बच्चों, ठीक है ना। K2SO4 क्या है? K2SO4 एक लवण है, K2SO4 एक लवण है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? किसको गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, किसको गर्म करने से? तो बच्चों कहते हैं जिप्सम को। किसको? जिप्सम को गर्म करने से मेरे बच्चों 120 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, अगर आप क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखेंगे। अब हमारा सिलेबस खत्म होने वाला है, तो अब आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक देखिएगा, बहुत मजेदार चीज है। पूछा गया कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र बता दीजिए। संगमरमर का होता है CaCO3। अगला सवाल है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बच्चों नीला थोथा जो होता है ना, वो CuSO4 होता है और 5H2O, ये होता है नीला थोथा का सूत्र। नीला थोथा का सूत्र ये है मेरे बच्चे, आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, बस उसमें लिंक लगना बाकी है, पूरा लिखा गया है। अगर आज आपको मिलेगा तो आप देखेंगे नीला थोथा का पूरा सूत्र लिखा है, पूरा डिटेल हमारा बच्चों नोट्स होगा। सबसे अच्छा मुझे लगता है कि चैप्टर 2 का ही नोट्स होने वाला है बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा इंतजार किसके लिए, बताओ सबसे ज्यादा इंतजार किसके लिए हुआ है? सबसे ज्यादा इंतजार हुआ है केमिस्ट्री के चैप्टर 2 और 4 के लिए। तो बच्चों ये दोनों चैप्टर सबसे अच्छा मिलेगा, ये दोनों चैप्टर आपको सबसे अच्छा मिलेगा। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए कह दें कि बच्चों बायोलॉजी के साथ क्या किया जाए, बताओ बायोलॉजी के साथ क्या किया जाए? बायोलॉजी में बताइए क्या करें? बायोलॉजी में मेरे बच्चे, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों अभी बीच में SST थोड़ा दिन पढ़ाया जाए, क्योंकि आज हमारा केमिस्ट्री खत्म हो गया। तो मेरा ऐसा मन कर रहा है कि कल बच्चों में SST पढ़ाऊं, ठीक है। मुझे लगता है कि SST में कुछ पोर्शन जो है मैं पढ़ा दूं और कुछ पोर्शन आपके मनीष सर पढ़ा रहे हैं, तो दोनों भाई मिलकर के पहले आपके SST खत्म कर दे। बोलो यस और नो, क्योंकि SST वाला मेरा ऐसा मानना है, देखना बच्चों मेरा ऐसा मानना है, ध्यान देना, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों हम लोग पहले ना SST में कुछ सिलेबस ज्यादा बच गया है, तो पहले कल हम SST स्टार्ट करते हैं, शाम को हम पढ़ाएंगे, सुबह मनीष सर। तो SST वाला पोर्शन बच्चों का थोड़ा जल्दी खत्म कर दें, इसको थोड़ा जल्दी समाप्त कर दिया जाए। तो मेरा ऐसा मानना था कि छठ पूजा के बाद बायोलॉजी शुरू करें। बायोलॉजी मेरे बच्चे, बायोलॉजी जो था वो छठ पूजा के बाद शुरू करने का मेरा मन था। चैप्टर बचा था बायोलॉजी में, चैप्टर बचा है 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, बहुत जल्दी इसको हम लोग छठ के बाद मेरा मन था स्टार्ट। अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं सर तो फिर देख लो बच्चों, ठीक है। और आपको लगता है नहीं गुरुजी आप SST पढ़ाओ, अगर आपको लगता है ये वाला ना, ये मॉड्यूल सही है, ये मॉड्यूल सही है तो एक दबाएं। और आप लोग को लगता है नहीं महोदय ये मॉड्यूल सही नहीं है, आपको लगता है नहीं महोदय ऐसा नहीं कीजिए, आप पहले बायोलॉजी ही पढ़ा दीजिए। बायोलॉजी मेरे बच्चों क्यों नहीं पढ़ा सकते बायोलॉजी? क्योंकि हम इसको तब पढ़ाएंगे जब ये फुर्सत के दिन होंगे।
है ना, ये चीजें फुर्सत के दिनों में बड़ा मजा आता है। अभी क्या है ना कि अभी 3-3 क्लासेस हो रही हैं। जब ये 3-3 क्लासेस हो रही है ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बच्चों, क्योंकि 3 क्लासेस पढ़ाना तो उस वो रिदम नहीं बनता है। और जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो इसमें बच्चों थोड़ी लंबी लंबी क्लासेस चाहिए, 2-2 घंटे की क्लास चाहिए बच्चों। देखो ज्यादा क्लासेस नहीं बचे, ये जो है ना बायोलॉजी क्लास लगभग 6 से 7 दिन की बची है। 6 से 7 क्लासेस में मेरे बच्चे आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। 6 से 7 दिनों की क्लास में बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए और आपको लगता है कि हाँ महोदय वो ठीक है, बायोलॉजी आप पढ़ा देना, थोड़ा रुक करके पढ़ाना, पर एसएसटी का भी सेक्शन थोड़ा संभाल दो, ठीक है। मैथ भी बच्चों देखो कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, पहले ना कल मुझे मैथ खत्म करने दो, रुक जाओ। मैथ अभी मैथ का थोड़ा बचा है ना, मैथ का 6ठा चैप्टर, उसको पहले निपटाने दो तब कुछ करूंगा, ठीक है। मैथ को निपटाने दो फिर देखते हैं बायोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा है मेरे बच्चे, हो जाएगा यस और नो। चीनी का सूत्र पहले ही बताया आप लोगों ने, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा अब ना प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मेरे बच्चे इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस अभिक्रिया को मेरे बच्चे क्लोर क्षार अभिक्रिया, इसमें इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जब बच्चों सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बच्चों यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और बच्चों जैसे ही पढ़ाऊंगा आपको बायोलॉजी का नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि बायोलॉजी का नोट्स बच्चों मैंने पहले बनवा लिया है। बायोलॉजी का चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 का नोट्स पहले बन गया है, बस आपको पढ़ाऊंगा और आपको नोट्स दे दूंगा। तो ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए कि नोट्स बहुत पहले बन चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? आप लोग देखा कि इसे क्या कहते हैं? इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको पता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग का मतलब खाने वाला सोडा, NaHCO3 होता है। अगला सवाल है बच्चों कि ध्वन सोडा का सूत्र क्या होता है? ध्वन सोडा का बताएंगे रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ध्वन का हो जाता है बच्चों Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा विजातीय है? इसके लिए ऑप्शन चाहिए। विजातीय में बच्चों ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन में खड़िया दिया रहता है, संगमरमर दिया रहता है, चूना पत्थर दिया रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। बताओ, 4 ऑप्शन मैंने दिया आपको, तो इसमें सबसे अलग चुनना है तो हम लोग बच्चों चुनते हैं क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। अगला सवाल आता है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ कौन सा है? किससे हड्डियों को जोड़ते हैं? तो बच्चों POP से जोड़ते हैं। अगला सवाल है कि सोडियम आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक में क्या होता है कि NaCl होता है और Ki का थोड़ा सा इसमें घोल मिला होता है, Ki का घोल थोड़ा सा मिला देते हैं। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मेरे बच्चों ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपसे क्या पूछा गया है कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है ना, क्योंकि इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट क्या होता है बच्चों? कैल्शियम, है ना, कैल्शियम सल्फेट उसके बाद में अर्ध क्या होता है? अर्ध हाइड्रेट, है ना, अर्ध हाइड्रेट होता है ना, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अगला सवाल आपके सामने क्या आता है मेरे बच्चे? कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो बच्चों धातु का नाम है, धातु है हमारा कौन सा धातु है? ना, पारा धातु है बच्चों, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, इसे मरकरी कहते हैं। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है? अधातु पूछा गया है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अधातु पूछे तो ब्रोमीन हमें पता है। कौन सी अधातु चमकीली होती है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे कौन सी अधातु चमकीली होती है। तो बच्चों आयोडीन जो है वो चमकीली होती है। अगला सवाल लगाते हैं, कौन सी अधातु विद्युत के सुचालक होती है? कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत के सुचालक होती है? तो बच्चों अधातु जो विद्युत का सुचालक हो, अधातु जो विद्युत का सुचालक हो, नाम बताओ क्या है? नाम है सर, नाम है ग्रेफाइट बच्चों, ग्रेफाइट जो है ग्रेफाइट है। अब आपके सामने 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये बताओ लगभग 150 में से आपको कितना याद है बहुत अच्छे से? कितने सवाल आपको बहुत अच्छे से आते हैं 150 में से? 150 में से आपको कितने सवाल बहुत अच्छे से आते हैं? जल्दी बताओ, 150 में से, ठीक है।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला सवाल है मेरे बच्चे, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। सबसे तन्य धातु कौन सा है? तो सोना सबसे तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से हम कितनी लंबी तार खींच सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 1 ग्राम सोने से हम लोग कितनी लंबी तार खींच सकते हैं? 2 किलोमीटर का तार खींच सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो मेरे बच्चे सोना पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से हम लोग किसे काट सकते हैं? तो नाम याद रखिएगा सोडियम का। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है? तो अभी आप लोगों ने जवाब दिया था 1 ग्राम सोने से। अगला सवाल आता है मेरे बच्चों की, एक है ना 100 mg सिल्वर धातु से कितनी लंबी तार खींची जा सकती है? 100 ग्राम सिल्वर से है ना, सॉरी 100 मिलीग्राम सिल्वर से कितनी लंबी तार खींच सकते हैं? तो बच्चों 200 मीटर का तार खींच सकते हैं। अगला सवाल है, जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच में बना बंधन कौन सा होता है? जब साझा करते हैं तो बच्चों बनता है सहसंयोजक। क्या बनता है? साझा करके बनता है सहसंयोजक। लेकिन जब त्याग करना पड़ता है तो बनता है वैद्युत बच्चों। जब त्याग होता है तो वैद्युत बनता है, वैद्युत बनता है या आयनिक बनता है त्याग करने पर। अगला सवाल है, हाइड्रोजन अणु में के बीच में बनता है, हाइड्रोजन अणु के बीच में कौन सा बंधन बनता है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन के बीच में एकल बंधन बनता है। पूछा है ऑक्सीजन अणु के बीच में क्या बनता है? ऑक्सीजन अणु के बीच में द्विआबंध बनते हैं, द्विआबंध बनते हैं। अगला सवाल है, नाइट्रोजन अणु में के बीच बनता है, नाइट्रोजन अणु के बीच में बच्चों त्रिआबंध बनते हैं। याद रखना है नाइट्रोजन में त्रिआबंध बनते हैं। अगला सवाल है बच्चों, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताओ कि मुक्त अवस्था में, खुली अवस्था में कौन कौन सी धातु होती है? तो बच्चों सोना है, प्लेटिनम भी हो सकता है ना। कौन कौन सी ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु का नाम बताइए। तो बच्चों सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सिल्वर है ना, सिल्वर है। दूसरा बच्चों गोल्ड है, गोल्ड है यानी सोना, और प्लेटिनम 3 है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम है। अगला सवाल आता है, पृथ्वी की परत पर विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी की परत पर विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो बच्चों हम इसे कहते हैं खनिज। जिसमें धातु हो हम उसे खनिज कहते हैं, खनिज कहते हैं। अगला सवाल है कि जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें ज्यादा मात्रा में धातु हो हम उसे कहते हैं बच्चों अयस्क। हम उन्हें कहते हैं अयस्क, जिसमें ज्यादा धातु हो। अगला सवाल आपके सामने, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वायु की उपस्थिति में अगर यह क्रिया हो रही है तो हम इसे क्या कहते हैं? वायु की उपस्थिति में जो है हम उसे भर्जन कहते हैं। वायु की उपस्थिति में हम इसे भर्जन कहते हैं। अगला सवाल है बच्चों कि अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वायु की अनुपस्थिति में क्या होता है? वायु की अनुपस्थिति में निस्तापन होता है, निस्तापन होता है, निस्तापन होता है, निस्तापन होता है। अगला सवाल है मेरे बच्चों कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं, सबसे प्रमुख है बॉक्साइड। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन है? बॉक्साइड। याद रखिएगा, वर्ष 2024 में छपने वाला प्रश्न है। वर्ष 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? बॉक्साइड कहिएगा। जस्ता के प्रमुख अयस्क कौन है? तो जस्ता के बच्चों जिंकाइड हैं। जस्ता के कौन कौन से हैं? तो जस्ता के प्रमुख अयस्क हैं जिंक ब्लेड, केलेमाइन, जिंकाइड है ना। जिंक ब्लेड, केलेमाइन, जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड, केलेमाइन और जिंकाइड है ना। केलेमाइन और कौन है? जिंकाइड। जिंकाइड बच्चों, जिंकाइड, ये 3 आते हैं। अगला सवाल आता है कि पारा के प्रमुख अयस्क कौन है? तो पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? सिनेबार है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला पीतल है बच्चों, याद रखिएगा 2024 के लिए पीतल है। पीतल क्या है? तो बच्चों पीतल क्या है? पीतल क्या है? एक मिश्रण है। पीतल क्या है? मिश्रण है। सवाल पूछा गया पीतल मिश्रण है, मतलब किसका किसका मिश्रण है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पीतल किसका मिश्रण है? सोल्डर मिश्रण है बच्चों। सोल्डर होता है सीसा प्लस टीन का। सीसा प्लस टीन से सोल्डर बनता है। और आपको यह बताना है कि पीतल मिश्रण किसका है? तो पीतल मेरे बच्चे तांबा प्लस जस्ता का, तांबा और प्लस जस्ता का मिश्रण है। अगला सवाल लगाते हैं। सवाल है स्टेनलेस स्टील मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील में लोहा होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है, लोहा का मिश्रण है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना बच्चों 24 कैरेट का होता है। याद रखिएगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अगला सवाल है आभूषण
बनाने में कितने कैरेट के सोने का उपयोग किया जाता है? आभूषण बनाने में कितने कैरेट के सोने का उपयोग होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आभूषण बनाने में कितने कैरेट का होता है। तो आभूषण बनाने में मेरे बच्चे 22 कैरेट का उपयोग करते हैं, 22 कैरेट का। अगला सवाल आपके सामने, दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई और वजन बताइए। उसका ऊंचाई बच्चों और वजन कितना है? तो ऊंचाई मैंने आप लोगों को बताया था कि 8 मीटर ऊंचाई है दिल्ली के कुतुब मीनार की। दिल्ली के, है ना, कुतुब मीनार नहीं बच्चों, दिल्ली के एक मीनार था बच्चों ना, कुतुब मीनार के बगल में एक मीनार था। दिल्ली के मीनार की बताइए ऊंचाई कितनी है? तो 8 मीटर उसकी ऊंचाई है और वजन है 6000 केजी। अगला सवाल है, धातुओं पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है ना? कहते हैं धातुओं पर अगर जिंक की परत चढ़ा दें तो हम उसे क्या कहते हैं? जिंक की परत चढ़ाना बच्चों यशद लेपन, जस्तीकरण कहलाता है, जस्तीकरण, या बच्चों हम इसे यशद लेपन, यशद, ये है ना, यशद लेपन कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पहले ही पता है बच्चों की पारा होगा, Hg बच्चों पारा होगा। अगला सवाल लगाते हैं, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? पहले भी हो चुका है, दोबारा ये क्वेश्चन है, किसे हम लोग चाकू से आराम से काट सकते हैं? तो चाकू से काट सकते हैं बच्चों को पता है कि सोडियम को काट सकते हैं चाकू से। अगला है, कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? इसके लिए ऑप्शन चाहिए। अधिक अभिक्रियाशील कौन सा? ऐसे पोटेशियम बच्चों बहुत क्रियाशील है, पोटेशियम क्रियाशील है, सोडियम क्रियाशील है, सोडियम पोटेशियम बहुत फेमस है। अगला, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातुएं कैसी होते हैं? तो बच्चों कहते हैं कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। प्रश्न पूछा गया तो ये विद्युत के धनात्मक होते हैं, क्योंकि ये, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो कहते हैं विद्युत धनात्मक, है ना, विद्युत धनात्मक होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। अगला सवाल है मेरे बच्चे, अगला सवाल है आपसे कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी को कहा गया है, चांदी को। अगला सवाल है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र बताइए। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र पूछा गया है, तो बच्चों P4 क्या होता है? P4 होता है। अगला है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव है? तो बच्चों अधातु का नाम आ जाए तो कहते हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन मेरे बच्चे। अगला सवाल है 184, किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं? आंसर भेजिएगा, किसको किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं? तो मेरे बच्चे किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है किसको? तो किरोसिन तेल में डुबो कर किसे रखते हैं? तो नाम है बच्चों सोडियम, सोडियम को। अगला सवाल है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं, एनोडीकरण, एनोडीकरण कहते हैं। अगला सवाल है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी? जब जल के साथ धातु अभिक्रिया करता है, धातु प्लस में जल मिलेगा तो हमेशा बच्चों हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा, याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। अगला सवाल आपके सामने आता है कि एक्वा रेंजिया के मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात बताइए। एक्वा रेंजिया के मिश्रण में HCl और HNO3 का रेशियो बताइए। 3 यहां है तो यहां पर आएगा 3, 3:1 होता है। एक्वा रेंजिया में HCl और HNO3 का रेशियो होता है 3:1। लेकिन अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, कि एक्वा रेंजिया में बताइए HNO3 और HCl का रेशियो, तब आप बताएं आंसर क्या होगा। अब इसके अकॉर्डिंग बच्चों HNO3 और HCl का रेशियो पूछा जाए तो अब ये हो जाएगा 1:3, ये उल्टा होता है। कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, तत्व का नाम बताइए। कौन सा ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बच्चों एक उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है? तो वह है बच्चों कैल्शियम, वह है कैल्शियम। कैल्शियम तत्व है जो ऑक्सीजन से मिलकर के कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, जो जल्दी गलता नहीं है, ये बच्चों चूना बन जाता है, बिना बुझा हुआ चूना। कहते हैं वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, तो बच्चों सोना होगा, प्लेटिनम होगा, जो सिर्फ अम्ल राज में घुलेगा, ठीक है ना। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुले तो सोना, चांदी, प्लेटिनम। क्या है? सोना बच्चों, चांदी, सोना, चांदी और प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है ये सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, और जब भी आप साफ करने जाते हैं, आपकी मम्मी, आपकी दीदी, आपके घर के कोई भी लोग जब जाते होंगे पायल धुलवाने के लिए,
पायल गंदा होता है, नाक का जो होता है ना वो गंदा हो जाता है, तो उसको धोने के लिए जो सोनार होते हैं ना, सोनार, वो अम्लराज में ही इसको मतलब डालते हैं, और डालते ही प्यारे बच्चों ये क्या होता है, गलने लगता है, ठीक है ना। इसका नाम है अम्लराज। क्या नाम है? अम्लराज बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आता है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अगला सवाल है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता मेरे बच्चे कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, ऑक्सीजन 8 होता है ना, तो 2 और 6, तो बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन बात जब संयोजकता की हो तो अगर 4 से अधिक है तो इसको 8 में घटाते हैं, 8 में घटाएंगे तो ऑक्सीजन की संयोजकता मेरे बच्चे 2 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। अगला सवाल है सोने की परमाणु संख्या बताओ कितनी होती है? सोने की परमाणु संख्या बताइए कितनी होती है? सोने की परमाणु संख्या बच्चों 79। कितना होता है सोने की परमाणु संख्या? कितना होता है जल्दी बताइए? तो 79 होता है, 79 होता है सोने का। चांदी का 47 होता है, 47। अगला सवाल आपके सामने कि हीलियम क्या है? हीलियम मेरे बच्चे आक्रिय गैस है। हीलियम जो है ना आक्रिय गैस है। आक्रिय गैसों की संख्या बताइए। आक्रिय गैसों की संख्या कुल 6 है। आक्रिय गैसों की संख्या कुल 6 है। इसे कहां रखा गया है? तो शून्य समूह में रखा गया है। अगला गंधक, गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? गंधक को अंग्रेजी में सल्फर बोलते हैं, इसकी परमाणु संख्या 14 होती है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2024 के लिए मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है बहुत तेजी में। अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? ये बहुत आसान सवाल है। क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन परमाणु Cl17 होता है, यानी बच्चों 2, 8, 10 और 7 17, तो 7 होता है। बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। यहां बच्चों इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो रहा है, साझा नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होना है ना होगा बच्चों, तो बंधन कौन सा बनेगा? तो बच्चों आयनिक बनते हैं या वैद्युत, है ना, आयनिक या वैद्युत, आयनिक या वैद्युत बंधन बनते हैं, आयनिक या वैद्युत बंधन बनते हैं। एक बच्चा कहता है गुरुजी 93 गलत है, हीलियम है। हीलियम क्या है? अब देखो, आप देखो नोट्स में कुछ अलग लिखा होगा हीलियम के विषय में। हीलियम अक्रिय गैस है बच्चों, हमने लिखा है अक्रिय गैस है, तो क्या दिक्कत है इसमें से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। कौन सा आयनिक यौगिक है? इसके लिए ऑप्शन चाहिए, ये ऑप्शन चाहिए मेरे बच्चे। सर रॉन्ग हो गया है, 194 गलत हो गया, देख लीजिए 194 गलत है मेरे बच्चे, ठीक है ना। 194 देखते हैं कि लोहे की ना गंधक, अच्छा ये गंधक, ओहो 16 होगा ना बच्चों, 16 हो जाएगा ना यहाँ पर, ये हो जाएगा 16, फास्फोरस 15, सल्फर, है ना बच्चों 16 हो जाएगा ये ना, 16 हो जाएगा, 16 है ना, हाँ सल्फर 16 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आंसर इसका 16 हो जाएगा, वेरी गुड। अगला सवाल क्या आता है? अगला सवाल है मेरे बच्चे, ध्यान देते हैं, ये कौन सा आयनिक बंधन है? ये आयनिक बंधन जो है इसके लिए ऑप्शन चाहिए। अगला सवाल है लाल तप्त, लाल तप्त आयरन पर लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? अगर हम लोग धिपा हुआ लोहे पर पानी छिड़कते हैं तो हमारा बच्चों कौन सा बनेगा, कौन सा यौगिक बनेगा? तो बनेगा Fe3। क्या बनेगा? Fe3O4 बनेगा। अगला सवाल है कि सिलिका, है ना, सिलिका क्या है? सिलिका मेरे बच्चे उपधातु है। सिलिका क्या है? उपधातु है, उपधातु है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 200 नंबर, ठीक है। तो अब बताओ मेरे बच्चे कि 200 सवाल में मेरे बच्चों ने कितना सही किया, जल्दी बताओ 200 सवाल में, ठीक है। अगर आज मैथ की क्लास नहीं हो पाएगी बच्चों तो आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी मैथ की क्लास होगी तो 5-6 क्वेश्चन लगेंगे। कल मैं सोच रहा हूं बच्चों मैथ की लंबी क्लास हो, जितने भी सवाल हैं मैथ के, जितने भी सवाल हैं जो 6.1 से 6.5 तक में बन सकते हैं, हम लोग वन शॉट कल देखने वाले हैं, ठीक है। कल मेरे बच्चे हम लोग पूरे, है ना, यानी कि 6 PM से लेकर के, यानी 6 PM से लेकर के मेरे बच्चे 6 PM से लेकर के 9 PM के बीच में
9 PM के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं हम लोग कल मैथ के लगाएंगे। और परसों बच्चों हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रमेय है, प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो 2 क्लासेस लगेंगी, बस हमारा मैथ भी टाटा बाय बाय हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, अगर आज मैथ नहीं होता है तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि ऐसे भी होंगे तो 5-6 सवाल लगते हैं, मजा नहीं आता है। कल हम लोग पूरे सवाल लगा लेंगे, लेकिन हिंदी क्लास तो पक्की होगी बच्चों। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। मैंने ऐसा सोचा भी था पहले कि ऐसा हो सकता है। बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बच्चों बॉक्साइड जो होता है ना, किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला बच्चों पारे का अयस्क कौन सा है? तो पारे का अयस्क है मेरे बच्चे सिनेबार। सिनेबार जो होता है ना, ये पारे का अयस्क है। अगला सवाल लगाते हैं, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो जिंक ब्लेड मेरे बच्चों जस्ता का, किसका है? जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क है। जिंक ब्लेड केलेमाइन और जिंकाइड बच्चों कहते हैं कि क्यूप्राइड जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? मेरे बच्चे क्यूप्राइड जो है ना, ये कॉपर का अयस्क है। क्यूप्राइड मेरे बच्चे कॉपर का अयस्क है, Cu कॉपर का अयस्क है। अगला सवाल है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाते हैं? तो मेरे बच्चे उस पर परत चढ़ाते हैं हम लोग, किसका? जिंक की परत चढ़ाते हैं। अगला सवाल है कि वह कार्बनिक यौगिक है ना, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन बच्चों भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन बच्चों उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बच्चों समावयवी। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। समावयवी कहलाते हैं, मैंने पढ़ाया था बच्चों, है ना, ये कहलाते हैं समावयवी बच्चों। अगला सवाल लगाते हैं, सवाल है कोयला और पेट्रोलियम है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है बताओ? कोयला और पेट्रोलियम बच्चों ईंधन है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? तो गुरुजी कोयला और पेट्रोलियम ना ईंधन है हमारे। अगला सवाल लगाते हैं, है ना, ईंधन है या फिर और कुछ क्या कहा गया? नोट्स में क्या लिखा था इनके बारे में? कोयला पेट्रोलियम के बारे में नोट्स में क्या लिखा है? तो कोयला पेट्रोलियम बच्चों ईंधन है, वो जीवाश्म ईंधन है, जीवों से प्राप्त है, तो हम इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला सवाल लगाते हैं बच्चों, किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो मेरे बच्चे मैंने बोला था ना, किसका? एथेनॉल का ना। एथेनॉल का जो उपयोग है वो ईंधन के रूप में हो रहा है, एथेनॉल का उपयोग। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने लगाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए ना। अगला सवाल जो है, एक सेकेंड है ना, अगला सवाल देखते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं कि लंबी श्रृंखला वाले वसा, ध्यान देते हैं, लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल के सोडियम लवण कौन है? लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल के सोडियम लवण कौन है? तो मेरे बच्चे इनके सोडियम लवण जो है ना, इनके जो सोडियम लवण है वो कौन है? वो है बच्चों साबुन। साबुन जो है ना वो लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, साबुन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल देखना मेरे बच्चे, उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन सल्फेट व उत्पन्न के, है ना, हाइड्रोजन सल्फेट, है ना, हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के, व्युत्पन्न है ना, हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण कौन है? जहां हाइड्रोजन सल्फेट आ गया तो समझो बच्चों ये अपमार्जक की चर्चा हो रही है, अपमार्जक की चर्चा हो रही है। कहते हैं एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। सवाल वही है बच्चों, विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो समावयवी कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं, यवी है ना, समावयवी कहलाते हैं। अगला सवाल आपके सामने आता है बच्चे, आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी बोलना गलत है, लिखना पड़ेगा आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त, कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो कुल तत्वों की संख्या 118 है। सवाल है आवर्त सारणी के अधिकांश तत्व क्या हैं? आवर्त सारणी के अधिकांश तत्व मेरे बच्चे धातु हैं। अधिकांश तत्व की बात करें तो अधिकांश तत्व जो है आवर्त सारणी में वो धातु हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आवर्त सारणी के तत्वों को धातु और अधातु के क्रम में किसने सजाया था?
धातु और अधातु के क्रम में किसने सजाया था? तो मेरे बच्चे धातु अधातु में एक व्यक्ति का नाम था लभवाजे। क्या नाम था? लभवाजे, जिसको हम लोग लेबोजियर के नाम से जानते हैं, लेबोजियर के नाम से। अगला सवाल क्या आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 7 है बच्चों। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा बहुत तेजी से कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। अगला सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉक की संख्या कितनी है? ब्लॉक की संख्या 4 है। एसपीडीएफ, एसपीडीएफ पूछा जाए बच्चों कि है ना कि लेथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स तत्व को, लेथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स तत्व को मेरे बच्चे कहां रखा गया है? तो कहना एफ ब्लॉक में रखा गया है। अगला सवाल लगाते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को कहते हैं। भैया क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। और आवर्त किसको दर्शाता है? आवर्त मेरे बच्चों कक्ष को दर्शाता है कि कितने सेल हैं इसमें, कक्ष को दर्शाता है कितने कक्ष हैं। अगला आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र कतारों को, जो उदग्र स्तंभ होते हैं, उदग्र कतार नहीं बच्चों, उदग्र स्तंभों को, है ना, उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? तो जो उदग्र स्तंभ होते हैं उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। हम लोग उसे वर्ग कहते हैं, हम लोग उसे समूह कहते हैं, हम लोग उसे ग्रुप कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में। तत्वों के नियम किसने दिए? भाई साहब तत्वों के नियम किसने दिए? तत्वों का त्रियक नियम होना चाहिए ना। तत्वों का त्रियक नियम किसने दिया था? तो मेरे बच्चे तत्वों का त्रियक नियम देने वाले थे डॉबरेनर। कौन थे? डॉबरेनर नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने त्रियक नियम दिया था। अगला सवाल लगाते हैं मेरे बच्चे, तत्वों का अष्टक नियम देने वाले कौन थे? अष्टक नियम देने वाले नाम है ना, नाम क्या था? न्यूलैंड्स, है ना। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम, है ना, न्यूलैंड्स, है ना, न्यूलैंड्स, है ना, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। सवाल उठता है कि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में किसने सजाया था? परमाणु द्रव्यमान के क्रम में मेरे बच्चों मेंडलीफ ने, किसने? मेंडलीफ ने सजाया था। बाकी तो इन लोगों ने भी बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ही सजाया था, लेकिन ज्यादा नाम बच्चों किसका आता है? मेंडलीफ का, जिसे आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। पूछा जाए बच्चों कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को ही कहा जाता है, मेंडलीफ को बच्चों। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक पूछा जाए तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। तो आधुनिक में हो जाता है मोसले साहब, है ना। मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। पूछा जाए कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? तो आवर्त की संख्या मेरे बच्चे यहां पर क्या था? 6 था। लेकिन वर्ग की संख्या पूछा जाए तो वर्ग की संख्या 8 हो गया था, वर्ग की संख्या 8 हो गया था। अगला सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक छापिएगा पेपर में कि मोसले साहब थे। पूछा जाएगा आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है? आपको मैंने पढ़ा रखा है कि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण पर क्या असर पड़ता है? ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर यह घटता है, यह सबको पता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातु गुण पर क्या असर पड़ता है? बाएं से दाएं जाने पर धातु वाला गुण घट जाता है, घट जाता है। ये दोनों सवाल में से एक सवाल 2024 में आपके सामने मुंह उठाकर आ जाएगा। याद रखना कि दोनों में से कोई एक सवाल पक्का आएगा बच्चों। बस आप लोगों को धैर्य रखना है, आप लोग को बहुत दिमाग से इस क्वेश्चन को सही बनाना है। अगला सवाल आपके सामने है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? भैया मेरे पहले आवर्त की बात करते हैं। पहले आवर्त में सिर्फ 2 तत्व हैं, देखेंगे, पहला हाइड्रोजन, लास्ट में हीलियम। ठीक है, तो आवर्त सारणी के पहले आवर्त में सिर्फ 2 तत्व हैं, जिसको बच्चों इस आवर्त को अति लघु आवर्त कहा जाता है। 2 और 3 को लघु आवर्त कहा जाता है। 3 ना 4, 5, 6, 7 को दीर्घ आवर्त कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक बच्चे ने मुझे, प्यारे बच्चों, लिखा है कि गुरुजी क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ ऐप पर दे दीजिए प्लीज, छुट्टी से पहले बोल रहा हूं। ठीक है, तो पीडीएफ ऐप पर, है ना, हम पूरा फोटो खींच के स्कैनिंग करवा के देना पड़ेगा। ठीक है, पीडीएफ क्वेश्चन बैंक का, है ना। चलो ठीक है, ठीक है, देखता हूं हीरो, फिर से कमेंट मत करना, एक ही चीज बार बार कमेंट करो, है ना। किसने अपनी आवर्त सारणी में भविष्य के लिए, भविष्य के आने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ा था? तो मेरे मेंडलीफ ने, मेंडलीफ ने जो है भविष्य में तत्वों के आने के लिए खाली स्थान छोड़ा था। कहते हैं बच्चों की आधुनिक आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त अभी भी अधूरा है?
आधुनिक आवर्त सारणी का कौन सा ऐसा आवर्त है जो अभी भी अधूरा है? तो बच्चों कहते हैं वो 7वां आवर्त। कौन सा? 7वां आवर्त मेरे बच्चे अभी भी है जो अधूरा है। पेपर में खूब पूछा जाता है, कई बार पूछा गया ये सवाल है। सही कीजिएगा। अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। वर्ग 1 के तत्व के बारे में आपको बताया था मेरे बच्चे। वर्ग 1 के जो तत्व हैं हम इसे कहते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं? हम इसे क्षार धातु कहते हैं। वर्ग 2 के जो तत्व हैं हम इसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। हम इसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और मेरे बच्चे पूछा जाए वर्ग 17 के तत्व कौन से हैं, तो वर्ग 17 के तत्व को हेलोजेंस, है ना, हेलोजेंस कहा जाता है ना। वर्ग 17 के तत्व को हेलोजेंस कहा जाता है। अगला सवाल पूछा गया वर्ग 18 के तत्व हैं। वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं? वर्ग 18 के तत्व को अक्रिय, है ना, अक्रिय गैस कहते हैं, या फिर बच्चों शून्य, है ना, शून्य समूह के नाम से भी इसे जानते हैं। अगला आता है बच्चों कौन सा कोष में, ना, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, कमेंट बॉक्स में छापिएगा, पेपर में पूछा जाएगा ये सवाल कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो दिशा फैमिली बताओ क्या पढ़े थे हम लोग? 2n²। अगला सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज पर क्या असर पड़ता है? भैया देखो, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु साइज बढ़ेगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा, है ना, धात्विक गुण बढ़ेगा। लेकिन बाएं से दाएं जाओगे तो धात्विक गुण घटेगा, परमाणु साइज घटेगा, विद्युत धनात्मकता घटेगा, ये सब घटेगा। तो सवाल पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर मेरे बच्चे साइज क्या होता है? तो साइज जो होता है, धात्विक गुण जो है वो साइज घटता है। अगला सवाल है मेरे बच्चे आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं? ऊर्ध्व स्तंभ आप समझ रहे हो ना? यस महोदय, ऊर्ध्व स्तंभ ऐसे करके जो है ऊर्ध्व स्तंभ है। तो मेरे बच्चे ऊर्ध्व स्तंभों की संख्या कुल 18 है, जबकि मेंडलीफ में केवल 8 थी। मेंडलीफ में केवल 8 थी। सवाल है 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस, बोलो 10 टू द पावर माइनस, जल्दी बोलो। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभ, उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, है ना? तो आवर्त सारणी के जो ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं हम उसे वर्ग कहते हैं, हम उसे वर्ग कहते हैं, हम उसे समूह कहते हैं, समूह कहते हैं। मेरे बच्चों 10 टू द पावर -12 होता है। अगला सवाल लगाते हैं कि हीलियम किस समूह का तत्व है? तो हीलियम हो गया, है ना, हीलियम हो गया, है ना, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। ये सभी किस समूह में आते हैं? ये सभी मेरे बच्चे शून्य समूह के तत्व हैं। ये सभी शून्य समूह के तत्व हैं। और किस वर्ग के तत्व हैं पूछा जाए अगर बच्चों की, क्या सॉरी, है ना, शून्य समूह यानी कि 18वें समूह के तत्व हैं। सवाल है आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है ना? किसी भी आवर्त में अगर पूछा जाए कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों का कौन सा गुण समान होता है, तो उसमें कक्ष की जो संख्या होती है ना, कक्षा की संख्या, बच्चों कक्ष की संख्या ना, कक्षा की संख्या, है ना, कक्षा की संख्या समान होती है, कक्षा की संख्या समान होती है कक्ष का। ठीक है, शायद कोई दूसरा भी आंसर इसका हो सकता है, दूसरा भी आंसर हो सकता है मेरे बच्चे 240 नंबर क्वेश्चन का दूसरा आंसर हो सकता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा समान होता है। हाँ, कक्षों की संख्या ही समान है। गुरुजी 226 नंबर देख लीजिए एक बार। 226 नंबर एक बच्चा कह रहा है मिस्टेक है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, बताइए क्या मिस्टेक है। क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घट जाता है, इसमें कौन गलती है बच्चा? इसमें गलती कहां पर है? ठीक है ना, आप लोगों के बहुत दिन से मैं फिगर नहीं बनाया हूं, आप लोगों का चित्र नहीं बनाया हूं। मन करता है बच्चों आप लोगों का चित्र बनाने का। कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं गुरुजी आपका चित्र बनाए? हाथ उठाओ जल्दी से। लीजिए मेरे प्यारे शेर श्रेणियों, ये है मेरे शेर। पहले बहुत बोलते थे, अब बहुत लोग कॉपी करने लगे तो हम नहीं बोलते ये चीज, है ना। ये है मेरे बच्चों, ये है हमारे शेर। अब ध्यान से देख सकते हैं आप, देखने में कैसे लग रहे हैं। ये हमारे शेर हैं और ये मेरी शेरनियां हैं। ठीक है, अब देखना मेरे बच्चे, ये आप लोग हो, हम नहीं है। ऐसा मत बोलना कि गुरुजी आप हो, मैं नहीं हूं मेरे बच्चे। ऐसे आप लोग हो सकते हो, मैं नहीं हूं। वाह वाह। मुझे बच्चों अमेरिका से भी बुलाया जाता है कि आइए सर बनाने के लिए पिक्चर, हम नहीं जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कितना तगड़ा हमारा ये पिक्चर बनता है। मेरे बच्चे बताओ, ये हमारे पास शेर है, ये हमारी शेरनियां हैं। अब देखो दोनों में से बवाल किसका बना? बहुत प्यारा सा किसका बना?
ठीक है, एक बार सब लोग क्लास को लाइक कर दो, है ना। हाँ, बहुत दूर दूर से लोग कहते हैं मुझे पिक्चर बनाने के लिए, अमेरिका से भी ऑर्डर आता है पर हम नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। सब लोग क्लास को पहले लाइक कर दो, ठीक है। मैं कहता हूँ 3.5 के प्लस लाइक्स होने चाहिए बहुत दिनों से। अब दोनों में अच्छा कौन है बताओ, हंसना मत, हंसना मत। कोई सुपर क्वीट है मेरे बच्चे, गुरुजी बच्चों ना लड़कों का है ना, यस हाँ, थोड़ा सा इसमें लाली लगा दे मेरी बच्ची, है ना, वेरी गुड। अब देखो, अब देखो तो सेरेना कैसी लग रही है, बहुत है ना, बहुत अच्छी लग रही है ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाए। यस महोदय, यस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या था बच्चे, हमारा सवाल ये था, एक क्वेश्चन छूटा था कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। हमने बात किया भैया सल्फर की बात हो रही है, किसकी हो रही है, सल्फर। सल्फर मेरे बच्चे, सल्फर 14 अगर बात करते हैं तो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने, 4 हैं। बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। बाह्यतम कक्ष में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर अजीब वाले, अरे सल्फर 16 होगा ना, फिर हम ना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, विलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, उसके बाद में हमारा सोडियम, उसके बाद में क्या था, 12 में मैग्नीशियम, 13 में एल्युमिनियम, 14 में फास्फोरस, 15, 16, 6 होगा ना सल्फर में, 16 होता है ना, ये गलत हम बोल रहे हैं, दो बार गलती हो गया, कोई सजा दे, है ना। 16, 2 और 8 और 6 होगा ना बच्चों, सल्फर का तो 16 होता है, सल्फर का मेरे बच्चे 6 हो जाएगा, रॉन्ग है महोदय, 6 होगा। अगला सवाल आपके सामने आता है, ये कौन सा सवाल है, अगला सवाल आपके सामने आता है मेरे बच्चे। सवाल पूछा गया है कि बताओ द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम होगा। देखो सवाल पूछा गया है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम होगा। पहले आवर्त में के सेल होगा, दूसरे में के और एल दोनों होगा। तो बच्चों बाह्यतम सेल पूछा गया है तो बाह्यतम सेल में एल लिखना। अगला सवाल अगर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए मेरे बच्चे कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। अंतिम सदस्य अगर हम देखें तो शुरू होता है पहले वर्ग से, खत्म होता है लास्ट वर्ग में। तो अंतिम सदस्य जितने भी होते हैं ना, सबका नाम होता है ना, अंतिम सदस्य क्या होते हैं, अंतिम सदस्य अक्रिय गैस होते हैं। अंतिम सदस्य जो होता है ना वो अक्रिय गैस होते हैं, है ना। अगला सवाल पूछा गया है किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह से भरे हुए हैं, तो बताओ तत्व कौन सा है। किसी में 2 सेल हैं, मतलब 2 कक्षा हैं बच्चों, 2 सेल हैं तो मान लो के होंगे और एल होंगे, दोनों भरा पड़ा है तो एक मान के चलो 2 है और एक है बच्चों 8, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, तो मेरे बच्चे नियॉन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। नियॉन एक तत्व है और नियॉन तत्व जो है मेरे बच्चे, है ना, नियॉन तत्व है। नियॉन तत्व में, नियॉन तत्व के जो है कुल बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों। अगला सवाल आगे बढ़ता है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है। ये बच्चों ऑप्शन से बनेगा, ये ऑप्शन से बनेगा। हैलोजन्स किसको बोलते हैं, जो 17वें है ना, 17वें वर्ग में, 17वें वर्ग में आने वाले, 17वें वर्ग में आने वाले जितने भी तत्व हैं उसको हैलोजन्स कहा जाता है। और मेरे बच्चे पूछा गया कि सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन्स कौन सा है। अगला सवाल है यूरो 2 का संबंध किससे, कल मैंने पढ़ा था यूरो 2 का संबंध है बच्चों वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण से। अगला सवाल है भारत में स्टेज 1 लागू हुआ था मेरे बच्चे, भारत में स्टेज 1 आया था 2000 ईस्वी में। भारत में स्टेज, है ना, एक जगह नोट्स में गलती है, एक जगह नोट्स में गलती है, स्टेज 1 आया था मेरे बच्चे 2000 ईस्वी में। अगला सवाल पूछा गया है गंगा कार्यान्वय बच्चों, कार्यालय लिख दिया है, गंगा कार्यान्वय, है ना, गंगा कार्यान्वय योजना कब लागू हुआ था, तो मेरे बच्चे ये हुआ था 1986 में। अगर नहीं रहे ऑप्शन में तो मेरे बच्चे 1985 भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, कई जगह 85 भी लिखा रहता है। गंगा कार्य योजना का बजट कितना था, तो मेरे बच्चे गंगा कार्य योजना का बजट मैंने बताया था मेरे बच्चे 300 करोड़ बताया था, कल ही तो मैंने पढ़ाया है। अगला सवाल है गंगा कार्य योजना में गंगा नदी को साफ करना था, कहां से कहां तक, गंगा नदी को बच्चों ऋषिकेश से लेकर के बच्चों कोलकाता तक साफ करना था, कोलकाता तक साफ करना था। अगला सवाल आपके सामने आता है ट्रिपल आर का अर्थ बताइए। पहला होता है बच्चों रिड्यूस, क्या होता है रिड्यूस, दूसरा होता है रिसाइकल, तीसरा होता है रीयूज, तो 3 यही है। अगला सवाल है वृक्षों के क्षेत्रफल में वृद्धि की जा सकती है बच्चों, वृक्षों के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती है कैसे बच्चों, तो अधिक वृक्ष लगाकर। तो बच्चों कह सकते हैं कि अधिक वृक्ष लगाकर बच्चों, अधिक वृक्ष लगाकर हम ऐसा कर सकते हैं। अगला सवाल है भारत में वन्य जीव एवं प्राकृतिक संरक्षण वर्ष कब मनाया गया था। कल ही मैंने पढ़ाया था कि भारत में
भारत में सर आपका ना, एक बच्चा पूछ रहा है कि महोदय आप शादी कब करो, सर आपका बुक कब आएगा। मेरे बच्चे उसके चक्कर में क्यों पड़े हो, नोट्स है ना, बुक पढ़ना, आराम से पढ़ो ना। सर ये गलत है, मिस्टेक, अच्छा उसको हम देख लेंगे। बुक वगैरह बच्चों ये जितना नॉर्मल आपको लगता है इतना नॉर्मल होता नहीं है। ये बाहर से देखने में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अंदर से इतनी प्यारे बच्चों, इसके पीछे बुक है ना, बुक जो है ना, बुक के पीछे बहुत झोल झाल है बच्चों, आप नहीं समझोगे, बहुत है ना। हम जब किसी के साथ मिलकर के बुक निकालते हैं ना किसी कंपनी के साथ, तो बच्चों कंटेंट जो होता है ना लगभग उन्हीं का होता है, सिर्फ नाम हमारा होता है, तो ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। तो हम ऐसे निकालना है ना, इसके बारे में सोच रहे हैं। हाँ, तो ये नाम सिर्फ लेकर के प्यारे बच्चों पॉपुलैरिटी से सिर्फ फायदा नहीं हो सकता है, ये इसके पीछे बहुत मेहनत है। अपना कंटेंट होना, अपनी भाषा का कंटेंट होना बच्चों, ये बहुत जरूरी है। दो है ना, एक बच्चा कह रहा है 212 मिस्टेक है, तो मैं देख लेता हूँ 212 कहाँ मिस्टेक है। तो बच्चों पूछा गया था आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118, ये तो बिल्कुल सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में मैंने बताया था बच्चों, इसमें गलती क्या है। ठीक है, अब अजब हाल है बच्चों, ठीक है, अजीब हाल है ना, फालतू कमेंट्स मत कीजिए प्लीज बच्चों, है ना, हम तो यही चाहते हैं ना। अगला सवाल आपके सामने आता है कि टिहरी बांध स्थित है। मेरे बच्चे मैंने कल ही पढ़ाया था कि टिहरी बांध जो स्थित है ये कहां पर है, ये बच्चों ना, ये हमारे उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है सरदार सरोवर बांध स्थित है कहां पर, तो सरदार सरोवर बांध मेरे बच्चे कल मैंने बताया था ये गुजरात में स्थित है। अगला है भूमिगत जल का उदाहरण कौन सा है, तो भूमिगत जल का उदाहरण है बच्चों कुआं। कुआं जो है ये भूमिगत जल का उदाहरण है, कुआं जो है ये भूमिगत जल का उदाहरण है। अगला सवाल मेरे बच्चे आता है कि बांध बनाने का मुख्य कारण क्या होता है। बांध बनाने का मुख्य कारण मेरे बच्चों सिंचाई लिख देना, क्या लिखना, सिंचाई लिख देना। अगला सवाल आता है वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है। वर्षा जल का संचयन मेरे बच्चे, वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है, तो कहते हैं कि वर्षा जल का संचयन जल संचयन कहलाता है। वर्षा जल का संचयन मेरे बच्चों जल संचयन ही कहलाता है। अगला सवाल आपके सामने आता है कि विश्नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो विश्नोई आंदोलन बच्चों अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। याद कीजिएगा कि विश्नोई आंदोलन जो था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये अमृता देवी विश्नोई, ये अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है चिपको आंदोलन का उद्देश्य बताइए क्या था, तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वृक्षों को बचाना बच्चों ना, वृक्षों को बचाना इसका मेन उद्देश्य था। अगला सवाल पूछा गया है बड़े बड़े बांधों से होता है, बड़े बड़े बांधों से होता है, तो बड़े बड़े बांधों से क्या होता है मेरे बच्चे, तो बड़े बड़े बांधों से क्या होता है, सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था होता है। बड़े बड़े बांधों से सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था, सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था, सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था होती है। अगला सवाल है सिंचाई के लिए पौधों के ठीक है ना, पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की विधि क्या कहलाती है। पौधों है ना, कहते हैं सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की विधि क्या कहलाती है। जल पहुंचाने की विधि क्या कहलाती है, पौधों के जड़ तक, है ना, ये मान के चलिए पौधा है, ये मान लीजिए पौधा है, इसके जड़ तक जल पहुंचाने की विधि को क्या कहते हैं, इसके जड़ तक जल पहुंचाने की विधि को क्या कहते हैं, इसे बच्चों टपकन सिंचाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, टपकन सिंचाई, टपकन सिंचाई के नाम से इसको जानते हैं, टपकन सिंचाई के नाम से। एक बच्चा पूछ रहा है कि महोदय 23 तारीख को जो है सेंटअप एग्जाम है ना, सेंटअप एग्जाम है, तो आप मेरे जो सेंटअप एग्जाम है तो तुम इतना क्यों डर रहे हो, क्यों आप हम लोगों ने नहीं पढ़ा है क्या मेरे बच्चे, क्या हम लोग नहीं पढ़े हैं बताइए। अगर 23 तारीख को सेंटअप एग्जाम है तो कितने बच्चों को डर लग रहा है, हाथ उठाओ। कितने ऐसे बच्चे जिसका धड़कन धक 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 कर रहा है, बहुत डर गए हो तुम। अजीब हाल है, इतना मिसबिहेव होता है कुछ कुछ बच्चों का, हम देख करके बच्चों पता दंग रह जाते हैं, इतना अजीब लगता है मुझे। टपकन सिंचाई बच्चों क्या है, टपकन सिंचाई एक ऐसी विधि है जिसमें डायरेक्ट बच्चों जो जल है वो पौधे के जड़ तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, इतना मिसबिहेव होता है कुछ कुछ बच्चों का कि मुझे सोच करके ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा डर से तुम्हारा जो मतलब दिल है ना वो बाहर आ गया हो। अजीब हाल है बच्चों। अब 23 तारीख को सेंटअप एग्जाम है, 23 तारीख को मेरे बच्चे 23 तारीख को आपका सेंटअप एग्जाम है।
सेंटअप एग्जाम है, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? 23 को आपका सेंटअप एग्जाम है, तो हम कोशिश करेंगे, हमने जो पढ़ाया है बच्चों उसको पढ़ो घर पे। अच्छा ये बताओ कि सिर्फ टीचर के पढ़ाने से रिजल्ट बनता है? बताओ, आपको लगता होगा कि सिर्फ टीचर के पढ़ाने से ना, टीचर के पढ़ाने से बनता है रिजल्ट? टीचर के पढ़ाने से रिजल्ट बनता है? बोलो हाँ या ना, है ना, रिजल्ट बनता है। सिर्फ ओनली टीचर के पढ़ाने से ऐसा होता है? नहीं बच्चों, अगर आपको लगता है ना कि सिर्फ टीचर के पढ़ाने से ही तुम्हारा पेपर निकल सकता है, तो मेरे बच्चे आप गलत सोचते हो, एकदम गलत सोचते हो। और ऐसे करने से कुछ भी नहीं हो सकता। एक बच्चा 257 गलत बता रहा है, देखो अब देखना, 257 गलत बता रहा है कि बच्चों मैंने बताया कि बच्चों की बांध का मुख्य कारण, बांध बनाने का मुख्य कारण क्या होता है? तो देखो मेन सिंचाई होता है। अब आपको नोट्स में कुछ मैंने लिख दिया होगा उस समय, है ना। बांध बनाने का जो मुख्य कारण है मेरे बच्चे, वो होता है बिजली उत्पन्न करना। नहीं बच्चों, सिंचाई, सिंचाई होना चाहिए। वो नोट्स में गलत है, वो नोट्स में गलत लिख दिया है मैंने। क्या होना चाहिए? हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, आपको ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं मेरे बच्चे सिर्फ टीचर के पढ़ाने से रिजल्ट नहीं होता है। जहां तक हमने सिलेबस पढ़ाया आपको, जहां तक हमने आपको सिलेबस पढ़ाया मेरे बच्चे, जहां तक हमने आपको सिलेबस पढ़ाया उसको पढ़ना पड़ता है, उसको रिवीजन करना पड़ता है, उसको बार बार पढ़ना है आपको। ये आपको खुद करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि सर लाइव आ जाए, बस सर लाइव आ जाए, लाइव आकर के पढ़ा दें, बस खेला हो गया? नहीं बच्चों, सिर्फ लाइव पढ़ा देने से तुम्हारा, है ना, सिंचाई बिजली भी लिख दे, चलो, है ना, सिंचाई के साथ में बांध बनाने का, सिंचाई के साथ में बिजली भी लिख देते हैं, मन खुश हो गया। हाँ, अब इतना समझदार आप नहीं हो, आप कहते सर गलत है, ठीक है। तो बच्चों सिर्फ लाइव पढ़ लेने से तुम्हारा काम नहीं होता है, ठीक है। आपको उसके अब देखो, एक बच्चा है जो कि 1 घंटे से एक के बात लिख रहा है कि 140 नंबर गलत है, 140 नंबर गलत है। तब तो अगर आपको पता है गलत है, अब छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मेरे बच्चे ध्यान से, गुरुजी अब देखो, गुरुजी रचना करा दीजिए, रिवीजन करेंगे, मतलब जितना बच्चा उतना बुद्धि। इसलिए हम आप लोग के बात को नहीं मान सकते हैं। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है, हर किसी का अपना अपना सोच है। हाँ, ये करा दो सर, वो करा दो, ऐसे करा दो, वैसे करा दो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को तो नोट से आंसर मिलाना है, अगर एक भी आंसर नहीं मिला तो आपका गलत है। बच्चों किसी क्वेश्चन के अलग अलग भी उत्तर हो सकते हैं, यहाँ ऑप्शन थोड़ी दिया गया है। गुरुजी क्रैश कोर्स कब आएगा? सबसे ज्यादा सवाल यही आता है ना आपका कि महोदय ये बता दो क्रैश कोर्स कब आएगा। मेरे बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले जो क्रैश है ना, ये क्रैश कोर्स मेरे बच्चे कहीं क्रैश ना हो जाए, ठीक है ना। ये क्रैश कोर्स जो है ये कब आएगा, ये आपका सवाल है। तो बच्चों देखो ध्यान से, क्रैश कोर्स वगैरह अभी पढ़ने को इसको क्रैश कोर्स नहीं कहते हैं। क्रैश कोर्स मिनिमम कभी भी आना तो दिसंबर से पहले नहीं आ सकता, ठीक है। तो चलो मैं लेता हूं आपके पास जवाब मेरे बच्चे की 15 दिसंबर तक लेता हूं। 15 दिसंबर तक बच्चों ये आएगा, ठीक है। 15 दिसंबर तक। हड़बड़ मत करो, बहुत हड़बड़ करते हो। ये क्रैश कोर्स फालतू चीज है, कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से सिलेबस पढ़े हो तो ये फालतू चीज है। क्या है बताओ? मैं आपको क्रैश कोर्स में जल का फार्मूला क्या पढ़ा दूंगा? M2 पढ़ा दूंगा, O पढ़ा दूंगा, या बच्चों जल का फार्मूला H2 है तो H2O ही पढ़ाऊंगा। तो अजीब बिहेव मत करो, फालतू बिहेव मत करो। सर क्रैश कोर्स ये सब फालतू। किनको लगता है ऐसा कि क्रैश कोर्स करके तुम विद्वान बनने वाले हो? किनको ऐसा फील हो रहा है बताओ? किनको ऐसा फील हो रहा है कि हम क्रैश कोर्स करके विद्वान बनने वाले हैं? बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है बच्चों सिलेबस एक बार पूरा करके, सिलेबस पूरा करके रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा आपको ये चीज कह रहा है तो हम बहुत सोच समझ के ना कुछ कह रहे हैं आपको। क्रैश वगैरह देखो, अब बताओ पूरा सिलेबस बच्चों, अगर मैं आपको कह दूं भैया कि हाँ मैं 30 दिन में पढ़ा दूंगा, चलो आप सोचो कि पूरा सिलेबस मैं 30 दिन में आपको कैसे पढ़ाऊंगा। सोचो एक बार, सोच के देखो कि 30 दिन में पूरा सिलेबस मैं कैसे पढ़ाऊंगा। मतलब टोटल मिला करके 16-17 चैप्टर है साइंस में, 15 चैप्टर है मैथ में, ठीक है। और अगर एसएसटी की बात करें तो 30-35 चैप्टर एसएसटी में है। हिंदी की बात करें मेरे बच्चों तो 30 चैप्टर हिंदी में है। संस्कृत की बात करें 15-16 चैप्टर है ना, 14 चैप्टर हिंदी मतलब संस्कृत में है। व्याकरण की बात करें 25-30 चैप्टर व्याकरण में हिंदी में है, 25-30 चैप्टर संस्कृत में है। इंग्लिश की बात करें तो 8 या 24 चैप्टर इंग्लिश के बुक में है, ग्रामर में 20 चैप्टर ग्रामर में है। इतना चैप्टर जब तुम पढ़ोगे तो तुम पागल नहीं हो जाओगे? क्रैश कोर्स में अगर आप बोलोगे ना तो मेरे बच्चों पागल नहीं हो जाओगे तुम, बिल्कुल पागल हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए धैर्य रखिए। ये जो आदमी आपके सामने खड़ा है
अगर आपने इसके ऊपर विश्वास किया है तो और विश्वास कीजिए, आपको डूबने कभी नहीं देगा, आपको प्यारे बच्चों मंजिल तक पहुंचाएगा। मैं आपका बेड़ा पार होगा बच्चों, सबसे अच्छा बेड़ा पार होगा। बस भरोसा करो, ठीक है, मेरे ऊपर भरोसा करो, और भरोसा करते हो आप लोग, सबसे ज्यादा भरोसा मेरे ऊपर करते हो आप, ठीक है। हाँ, तो भरोसा करोगे मेरे बच्चे तो सब कुछ मिलेगा। एक बच्चा लिखा है कि महोदय आप एसएसटी पढ़ाइएगा तो पीडीएफ लिख कर लाइएगा। कुछ बच्चा कहेगा कि हाँ, कुछ बच्चा कहेगा कि सर पीडीएफ लिख कर नहीं लाइएगा, इसलिए हम कमेंट वगैरह नहीं पढ़ते हैं। अगर पागल होना है तो कमेंट पढ़ लो, पागल हो जाओगे। कभी हमारी तारीफ करो फिर पढ़ते ना, गुरुजी आप कितने स्मार्ट लग रहे हो, गुरुजी आप कितने क्यूट लग रहे हो देखने में, आपके क्या बाल हैं, आपके ये सब बोलो ना, मजा आता है। ये क्या फालतू का हमको फंसा देते हो, ठीक है ना। आ जाओ मेरे बच्चे। तो आज हम लोग मैथ की क्लास नहीं लिया, बताओ क्यों नहीं लिए। देखो मुझे ऐसा लग रहा था कि घंटे की क्लास में मैथ सफरने वाला नहीं है, मैथ घंटे वाला मामला नहीं है, मामला मैथ है अनलिमिटेड टाइम वाला। तो मेरे बच्चे कल हम लोग शुरू करते हैं 6 PM में, कल मैथ स्टार्ट करेंगे 6 PM में, और हमारे पास मैक्सिमम टाइम है 9 PM का। इसके बीच में हम लोग मैथ के चैप्टर 6 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कल हम लोग सारे क्वेश्चंस को लगा लेंगे, सारे क्वेश्चंस को, ठीक है ना, ऑल क्वेश्चन। सिर्फ हमारा बचेगा प्रमेय बच्चों, क्या बचेगा, प्रमेय। और प्रमेय को भी मेरे बच्चे एक दिन हम लोग लेंगे, और एक दिन में हम लोग सारे प्रमेय को सॉल्व कर लेंगे, और वो वीडियो आपके पास रहेगा, आप उसको बार बार देख सकते हैं। तो 2 क्लासेस वगैरह हम लोग कल लगाएंगे, ठीक है। और ये 2 क्लासेस में बच्चों हम इसी में ऑब्जेक्टिव भी कवर कर लेंगे। तो कल तारीख है 5 और तारीख है 6 तारीख को हमारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। मैथ कंप्लीट, बस रचना बचेगा। रचना अभी मत पढ़ो, अब कितना भी कोई बोल ले, कोई पगला ले, रचना अभी मत पढ़ना। रचना पढ़ने का चीज है जनवरी के महीने में, जनवरी के महीने में 2 दिन की क्लास है, पढ़ा दूंगा, तुम्हारा एकदम फटाफट सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो मेरे बच्चे अब हमारा ये सिलेबस है ना, साइंस का सिलेबस मेरे बच्चे 6 दिन का बचा है। 6 दिन का हमारा बायोलॉजी बचा है। जब मैं बहुत खुश होऊंगा, जब मैं बहुत हैप्पी हो जाऊंगा, बहुत खुश हो जाऊंगा, मेरा मन गदगद रहेगा, उस समय बायोलॉजी पढ़ना, ठीक है। जबरदस्ती कुछ भी पढ़ाने बोलोगे, देखो टीचर के अकॉर्डिंग चलो, अगर शिक्षक, क्योंकि उसके मन पर है, जब हमारा अच्छा मन होगा, बहुत हैप्पी फील करेंगे, तब मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। अब याद रखना कि बायोलॉजी के जो चैप्टर बचे हैं सिर्फ मजेदार चैप्टर हैं, बहुत मजे लेकर के पढ़ोगे, बहुत अच्छा सुकून फील करोगे उसमें, लेके हाँ भैया, मतलब सिर्फ नॉलेजेबल है, सिर्फ नॉलेज है। जनन चैप्टर में बच्चे पैदा कैसे होते हैं, पुरुष में शुक्राणु कैसे बनता है, पुरुष के पूरे मतलब जो गुप्त अंगों के बारे में पढ़ोगे, महिलाओं के गुप्त अंगों के बारे में पढ़ोगे, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है जनन चैप्टर में। उसके बाद बच्चों आपको पूरा लाइफ के बारे में पढ़ना है। उस चैप्टर में सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान भरा है, और आप अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत जल्दबाजी में पढ़ा के भाग जाऊं तो फिर फालतू है। इसलिए शांति से रहो, उस चैप्टर में इतना ज्ञान देंगे, इतना ज्ञान देंगे, इतना ज्ञान देंगे कि आपको लगे कि भविष्य में आपको बहुत जरूरी है, उन चीजों की बहुत आवश्यकता है आपको मेरे बच्चे, ठीक है। तो मेरी बात को मानो, मेरी तरह से चलो, जो मैं कहता हूं उस बात को फॉलो करो। तो अब हम लोग मिलने वाले हैं कितने बजे, अब हम लोग मिलने वाले 9:15 नहीं, पक्का 9 बजे, ठीक है, पक्का 9 PM में मिलने वाले, 8 बज रहा, 1 घंटे के बाद, या फिर पहले पढ़ा दे, बताओ पहले पढ़ा दे तो बोलो कि पहले पढ़ा दो सर, मामला खत्म करते हैं पहले पढ़ा करके, ठीक है। मैथ की क्लास आज नहीं है बच्चों, कल पढ़ा देंगे, कल लंबी क्लास है मैथ की, बताओ कब पढ़ा दें, कितने बच्चे चाहते हैं कि हिंदी की जो क्लास है आज की हिंदी की क्लास जो है, कितने बच्चे चाहते हैं कि महोदय अगर मैथ नहीं है तो इसको 8:30 बजे मामला समटा दिया जाए। 8:30 बजे वाले 1 दबाएंगे, नहीं महोदय 9 बजे ही रहने दीजिए तो 2 दबाएं। जल्दी बताओ क्या करें, 8:30 बजे मामला सल्टा दें इसका या 9 बजे कर दें, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में स्पीड में। 9 बजे करोगे तो मैं फैमिली में बात कर लूंगा, सबसे फैमिली वगैरह में फोन ऑन करके बात कर लूंगा, हाँ दीदी कैसी हो, भैया मम्मी सबसे बात कर लूंगा। जल्दी बताओ बताओ मामला कैसा कर दें, ठीक है 1 नंबर, चलो ठीक है ना, जल्दी खत्म करना है ना। हाँ तो मेरे बच्चे हिंदी अगर है ना मैथ नहीं है तो हिंदी को 8:30 बजे लेकर आता हूँ, 8:30 बजे मिलते हैं हिंदी क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब लोग लाइक कीजिए बच्चों। और हाँ नए छात्र जो भी हैं उसके लिए मैं कह देता हूँ भैया मेरे कि आपको हमारा कोर्स में ज्वाइन हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो एक समय होगा
कि उस समय आप 1 घंटे में 500 रुपए कमाएंगे, लेकिन अगर आपके लाइफ में अगर आपके मैट्रिक परीक्षा में 10 नंबर कम आ जाएगा ना, तो उस समय बहुत पछताओगे कि काश हम संजय सर का कोर्स लिए होते। संजय सर पता है पहले बहुत रुलाते हैं, तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसके ऐसा खराब आदमी कोई नहीं है। ये आदमी नोट्स देता ही नहीं है, ये आदमी टेस्ट लेता ही नहीं है, ये आदमी प्यारे बच्चों कह सकते हो डाउट क्लास लेता ही नहीं है, ये कौन सा आदमी है, ये ठगता है सिर्फ, ठीक है। लेकिन एक समय आपको समझ में आएगा लास्ट में कि भाई साहब संजय सर तो बड़े अच्छे आदमी हैं। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं आपसे, बहुत 10,000 20,000 रुपए हमारी फीस नहीं है, मात्र बच्चों 499 रुपए फीस है। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो कल जुड़ेंगे, एक बार मुझे बता दीजिए कि है ना, यस महोदय कल तक हम आपके कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे। मम्मी पापा को बोलेंगे कि हमें संजय सर का कोर्स चाहिए, और यही नंबर है बच्चों, इस पर आप पेमेंट करवा सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से, या एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अपना जो ऐप है, अपना फैमिली का ऐप है बच्चों, दिशा ऑनलाइन क्लासेस। दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से मेरे बच्चे जाकर के आप कोर्स को परचेज कीजिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए मस्ती से। मिलते हैं 8:30 में, और कल मैथ को उसकी असली औकात दिखाएंगे। और 6 तारीख को जब मैथ खत्म होगा ना, तो पहले बच्चों डांस होगा, वो भी कौन सा बताओ, नगीना वाला डांस करेंगे हम लोग 6 तारीख को, क्योंकि मैथ खत्म तो सिर्फ होगा रिवीजन, क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज, ठीक है, मजेदार होगा, ठीक है। तो आने वाला है बहुत मजा। लव यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खूब प्यारे बच्चों मेहनत कीजिए अपने से।